हे गाइस, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये कहानी है हमारे हैंडसम टैलेंटेड एंड वर्कहोलिक हीरो मिस्टर कंग तेमू की, जो कि हर काम में ही परफेक्ट है। अभी आज तक तो वो कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहा है, धोखाबाजी झूठ वगैरह तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी वजह से कंग तेमू ने अपने एक अंकल तक को जॉब से फायर कर दिया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में रिश्वत लेते हैं। कंग तेमू के पेरेंट्स की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी, तो ग्रैंडपा ने ही उसे पाला है। अपनी लाइफ में ये काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तो इसी वजह से वो इरिटेट होकर इसे अब शादी करने को ही फोर्स करते रहते हैं कि देखो मेरी ज़िंदगी का क्या भरोसा, मुझे मेरी लाइफ में ही ग्रैंड सन्स एंड ग्रैंड डॉटर्स दिखा दो ना। सो बस तेमू के लिए वो ब्लाइंड डेट्स का अरेंज करते रहते हैं, लेकिन ये अभी शादी करना ही नहीं चाहता था। फिर भी ग्रैंडपा ने ज़बरदस्ती इसकी अपनी ही एक फ्रेंड की बेटी से ब्लाइंड डेट का अरेंज कर लिया था कि यहाँ तो अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा, और फिर उसे काफ़ी ज़्यादा ब्लैकमेल भी करते हैं। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड शिनहारी की बात की जाए तो वो कंग तेमू की ही कंपनी में एज ए एम्प्लॉय वर्क करती है। शिनहारी वैसे तो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन काम में काफ़ी डेडिकेटेड है। इसकी ये छोटी सी फैमिली अपनी चिकन शॉप चला के ही गुजारा करती है। एंड शिनहारी का तो अपने ही एक फ्रेंड लीमिन, जो कि एक शेफ़ भी है, उस पर बहुत बड़ा क्रश है, लेकिन आज तक वो उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस ही नहीं कर पाई। ये तो हो गया मेन लीड्स। बाकी अगर सेकंड लीड्स की बात की जाए तो सेकंड फीमेल लीड है जिन योंगसू, जो कि शिनहारी की बेस्टी है एंड साथ ही साथ बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है। इसके पेरेंट्स की अरेंज मैरिज होने की वजह से आपस में ना बन सकी तो डिवोर्स हो गई। बस इसी बात से चिढ़ते हुए इसने लव मैरिज करने का ही डिसाइड किया हुआ था, बट डैड फिर भी इसके लिए ब्लाइंड डेट्स का अरेंज करते रहते हैं। लेकिन ये भी हारी की हेल्प से वो सब एकदम ख़राब करके ही रख देती है कि अगला बंदा तो डर के मारे ना सिर्फ बेहोश हो जाता था बल्कि वहाँ से भाग ही जाता था। अब की बार तो डैड ने इसकी ब्लाइंड डेट कंग तेमू के साथ ही फिक्स करवाई थी कि तुम्हें तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। अब बात करें सेकंड मेन लीड की तो वो है चा। कंग तेमू का ही ना सिर्फ असिस्टेंट है बल्कि उसका चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड भी। ग्रैंडपा को तो दोनों से ही बहुत ज़्यादा लव है। वो तो चाहते हैं कि ना सिर्फ कंग तेमू बल्कि ये भी अपना कोई पार्टनर ढूंढ के उससे शादी कर ले। कभी कभी तो इनकी फ्रेंडशिप को देख के उन्हें तो शक हो जाता है कि कहीं आप दोनों एक दूसरे को ही तो लाइक नहीं करते हो, जो कि अभी तक गर्लफ्रेंड बना ही नहीं पाए हो। आज हारी की बर्थडे थी तो उसे लीमिन मैसेज करके मिलने के लिए बुलाया था, तो ये बहुत ज़्यादा खुश होकर जाने लगी थी कि कहीं वो मुझसे भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस तो नहीं करने वाला। योंगसू तो कॉल पे इसे बर्थडे विश कर देती है कि सॉरी यार, बिजी होने की वजह से ना मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पाऊँगी, वरना ज़रूर आती। ये भी इट्स ओके कह देती है, कह रही कोई बात नहीं है। अब तो स्पेशली लीमिन के हाथ में केक देख के ना इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। इसी चक्कर में वो केक भी ख़राब कर बैठी थी। अब जाके उसे पता चलता है कि वो तो इसने और कस्टमर्स के लिए ही बनाया था जिनकी कि आज एनिवर्सरी थी। ये बेचारी फिर यहाँ पे शर्मिंदा होकर उसे अपोलोजाइज़ करती है। अभी के लिए तो मीन इसे बर्थडे विश करने के साथ साथ 2 कॉन्सर्ट की टिकट्स भी देता है कि अपने ही किसी फेवरेट बॉय के साथ वहाँ पे चली जाना। खैर अब इस बात से इसके अरमानों पे तो पानी फिर गया था। कूड़े को लेकर हारी की फैमिली की लड़ाई अपने ही एक पड़ोसी से हो गई थी। इसी चक्कर में हारी ने उसे धक्का दे दिया था। उसे नुकसान की कीमत भी बड़ी महंगी चुकानी पड़ जाती। अगले दिन योंगसू को डैड कॉल करके ब्लाइंड डेट पे जाने को ही बोलने लगे थे। ये फिर इसकी मिन्नतें करती है कि प्लीज़ बस आखिरी दफ़ा ही सही मेरी जगह पे ब्लाइंड डेट पे चली जाओ ना, उसके बाद मैं कभी भी तुम्हें नहीं कहूँगी। अभी इस वक्त इसे पैसों की ज़रूरत होती है, तो ये भी कह देती है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देने को तैयार हूँ। ये भी मजबूरी में मान जाती है कि ठीक है बस आखिरी दफ़ा ही सही। दूसरी तरफ कंग तेमू को ही चा ने बता दिया था कि डैड ने तुम्हारी ब्लाइंड डेट का अरेंज कर दिया है, सो इसलिए आप टाइम पे पहुंच जाना। ये सुन के वो बेचारा भी परेशान रह जाता है, लेकिन अब उसे तो जाना पड़ना ही था। इधर ये दोनों शॉपिंग करने के लिए आई होती हैं। अपनी बेस्टी को तो ये बहुत सारी शॉपिंग करवाती है। इन दी एंड फिर उसका मेकओवर करवा के इसने ब्लाइंड डेट पे भेज ही दिया था। ये भी काफ़ी प्रीटी लग रही होती है। अब जैसे ही कंग तेमू पे इसकी नज़र पड़ती है ना, ये एकदम सरप्राइज के वाओ, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना हैंडसम होगा। बड़े स्टाइल से उसका बिजनेस कार्ड लेती है, लेकिन अब जैसे उसका नाम पढ़ती है, उसका बिजनेस कार्ड देखती है ना, तो इसकी हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं कि ये तो उसी की कंपनी का ही प्रेसिडेंट था। अब ये सोचने लगती है कि अगर इसने मुझे पहचान लिया तो मेरा क्या बनेगा।
फौरन से भागती हुई साइड पे जाती है और फिर जिन जोंग को कॉल ही करने लगी थी कि अरे कहाँ पे रह गई हो, मेरी बात तो सुनो, लेकिन ना वो तो पिक ही नहीं करने वाली होती। ये मजबूरी में फिर आके वापस बैठ जाती है। अब यहाँ पे सोचती है कि बॉयज़ को ना क्रेजी लड़कियाँ पसंद नहीं होती हैं, तो इसलिए अजीबो गरीब सी हरकतें करना स्टार्ट कर देती है कि इस तरह तो ये ज़रूर मुझे रिजेक्ट कर देगा। यहाँ पे इसके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए जितनी भी उल्टी हरकतें कर सकती थी ना बिल्कुल करती है। ये सब कुछ देख के कंग तेमू तो बेचारा एकदम सरप्राइज रह जाता। उसे तो समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये कहना क्या चाह रही है और करना क्या चाह रही है। खैर अब यहाँ पे ये उसे अपने साथ ही ना एक होटल रूम में चलने को बोल देती है कि मैं तो ऐसी ही लड़की हूँ। इसे लग रहा था कि अब तो पक्का ये मुझे मना कर देगा, लेकिन ना वो तो इसे लेके ना एक रूम बुक करवाने के लिए आ गया था। अब ये बेचारी यहाँ से भागना चाह रही थी, बट तभी एक लेडी आके उसे पकड़ लेती है कि ये देखो तुम ही मेरे हस्बैंड के साथ थी ना। ये बेचारी इससे पहले कि कुछ भी कहती ऊपर से कंग तेमू आ जाता है और इस लेडी को ही कहने लगा था कि देखो ऐसे ही किसी पे ना यूँ शक करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अपने पति को ही संभाल के रखो, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। एंड देन इसकी साइड लेके इसे लेता हुआ वहाँ से जाने लगा था। अब ये फिर उसे कह देती है कि कैरेक्टरलेस लड़की को तो कोई भी पसंद नहीं करता होगा, इसलिए फिर उसे बताने लगी थी कि मैं तो एट अ टाइम 2 नहीं बल्कि 3 भी नहीं 4 लड़कों को डेट करती हूँ। ये सुन के तो वो तो एकदम सरप्राइज रह जाता है। अब वो लेडी फिर से इसे देख के इसके पीछे ही आ रही होती है, तो ये भी वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। चाह की भी नज़र इन पे पड़ ही चुकी थी। अब रास्ते में जाते हुए जैसे ही ग्रैंडपा इसे कॉल करते हैं तो ये उन्हें कह देता है कि ठीक है, मैं उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ जिसके साथ आपने मुझे ब्लाइंड डेट पे भेजा था। ये सुन के ना सिर्फ चाह बल्कि ग्रैंडपा भी सरप्राइज रह जाते हैं। हारी तो वापस आके खुशी खुशी अपनी बेस्टी को बता देती है कि अब तो पक्का मिस्टर कंग तेमू इनकार ही कर देंगे, देख लेना। दोनों खुशी में आके यहाँ पे काफ़ी सारा इंजॉय भी करने लगी थी। थोड़ी देर के बाद अचानक इसे डैड की कॉल आ जाती है। अब ये फिर आके अपनी बेस्टी को कहती है कि तुमने क्या किया था, तुम्हें पता है मिस्टर कंग तेमू मुझे शादी करने के लिए बल्कि मान गया। ये सुन के हारी बेचारी शौक है, क्या वो सब कुछ करने के बाद भी शादी करने के लिए मान गया। रात के वक्त तो दोनों ही काफ़ी परेशान लग रही होती हैं कि आखिर इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। ये तो अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी कि मैंने तो लव मैरिज ही करनी है, इसलिए दोनों ही फिर कुछ सोचने लगती हैं कि आखिर अब हम क्या करें। अगले दिन अचानक ही लिफ्ट में जैसे यहाँ पे ग्रैंडपा कंग तेमू और चाह को देखती है ना, तो इस बेचारी की हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं कि अब इन्होंने मुझे पहचान लिया तो पक्की मैं जॉब से फायर। खैर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगी थी तो तभी वो कह देता है कि तुम तो अपना कार्ड भूल गई हो। ये भी फिर अपना फेस उनको नहीं दिखाती और कार्ड लेके वहाँ से भाग जाती है। इधर ग्रैंडपा को तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही होती है कि फाइनली मेरा पोता शादी करने के लिए मान गया। इधर स्टोर में जहाँ पे ये आई होती है वहीं पे चाह साहब भी आए थे। इधर ये जैसे ही प्यार से एक बच्चे को समझाने की कोशिश कर रही होती है ना, तो इसकी ये मासूमियत देख के यहाँ पे चाह तो इस पे लट्टू ही हो गया था। बाद में इससे टकराने पे जैसे ही इसकी नज़र चाह पे पड़ती है ना, तो इसे तो उससे फर्स्ट साइट लव ही हो गया था। अब जैसा कि दोनों बेस्टीज ने डिसाइड किया था, ये कंग तेमू के पास आ जाती है और उसे शादी से इनकार कर देती है कि आप चाहे जो भी कर लेना, मैंने आपसे शादी नहीं करनी है, आप जाके अपने ग्रैंडपा को बता दीजिएगा। वो हैरान होता है कि आज तक तो मुझे किसी भी लड़की ने रिजेक्ट नहीं किया था, तो ये करके क्यों जा रही है। ये तो फिर ऐसे हार नहीं मानने वाला था। उसके पास आके खुद के साथ डेट करने को बोलता है कि ज़रूर तुम्हें मुझसे लव हो ही जाएगा। ये सुन के ये नीचे ही गिरने वाली होती है कि तभी वो इसका हाथ पकड़ लेता है। अभी भी ये उसे रिजेक्ट करती हुई चली जाती है कि मैंने आपसे शादी नहीं करनी है। अब यहाँ से जाते हुए जैसे इसके नज़र लीमिन पे पड़ती है, तो उससे बचते बचाते हुए जिसकी गाड़ी में आके बैठती है वो भी किसी और की नहीं बल्कि कंग तेमू की ही थी। वो तो फिर इसे देख के सरप्राइज ही रह जाता है कि तुमने खुद ही तो मुझे अभी रिजेक्ट किया था, फिर से मेरी गाड़ी में क्या कहने के लिए आई हो, जो भी कहना है बोल सकती हो। ये उसे कहती है कि हाँ बस मैं तुम्हें यही बताने आई थी कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ख़ास तौर पर शादी तो तुमसे मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। वो कहता है कि वैसे मुझ में आखिर क्या खराबी है, मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती हो। उसे कहती है कि मुझे बस तुम्हारा फेस ही पसंद नहीं है, फेस नहीं बल्कि पूरे के पूरे तुम ही पसंद नहीं हो। पता है तुम्हारी शक्ल किससे मिलती है। इमन की हारी इसे आर्कियोप्टेरिक्स कहती हुई ना वहाँ से चलती बनती है। बाद में बेस्टी के पास आके इसने उसे सारी बात का बता दिया था। इधर ये बेचारा परेशान कि क्या सच में मेरी शक्ल इससे मिलती जुलती है, तो वो भी कहता है कि हाँ बिल्कुल। चाह की ये बात सुन के ना इसे तो और ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था।
अब इसे तो वेट होता है कि शायद इस स्टोर पे फिर से मेरा ड्रीम बॉय आएगा, तो इसलिए यहाँ पे हारी को ही लेके बैठ जाती है कि तुम भी मेरे साथ उसके आने का वेट करो ना। अगले दिन मम्मी के कहने पे ही ना इन दोनों को उठना ही पड़ गया था। अब वो उसे बताती हैं कि रात को जो तुम लोगों ने हरकत की थी क्या वो याद है। ये सोचने लगती हैं कि क्या किया था। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हारी और इसकी बेस्टी को ना पुलिस ही घर लेके आई थी। ये दोनों तो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गई थी। इवन के यहाँ पे इतनी अजीबो गरीब सी हरकतें भी करने लगी थी कि मॉम डैड और बाकी सब भी परेशानी रह जाते हैं। अब जैसे ये सब कुछ रिमेंबर करती है ना, तो यहाँ पे मम्मी से अपोलोजाइज ही करने लगी थी। जैसे ही कंपनी पहुंचती है तो वहाँ पे कंग तेमू को देख के ना इसकी शक्ल देखने वाली उससे बच के जैसे ही भागने लगती है कि किसी पर्सन से टकराने की वजह से इसकी चप्पल हवा में उड़ती हुई उसका शॉट सीधा जाके कंग तेमू पे ही लगता है। ये देख के उसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये किसकी चप्पल है। ये बेचारी तो दौड़ना स्टार्ट कर देती है कि ओह नो, बॉस के हाथों लग गई ना, फिर तो मेरी खैर नहीं है। और वो भी अब पूरे ही एम्प्लॉयज़ के सामने ही इसके पीछे था। इन दोनों का ही चूहे बिल्ली वाला खेल स्टार्ट हो जाता है। ये उससे बहुत बचने की कोशिश करती है बट ना इन दी एंड उसके हाथों लगी गई थी। अब बाद में जैसे ही कंग तेमू देखते हैं ना कि इसकी तो यहाँ पे परेशानी की वजह से हालत ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, पसीना भी टपक टपक के नीचे बह रहा है, तो इसलिए उसका शूज़ वापस कर देता है। यही कहने लगा था कि वैसे तुम मुझसे बच के भाग क्यों रही थी, या अब उसे क्या बताती कि कहीं ये मुझे पहचान ना ले। खैर बातों ही बातों में वो इसके वर्क की भी तारीफ़ करने लगता है कि तुम शिनहारी हो ना, मैं जानता हूँ, तुम्हारा काम मुझे बहुत पसंद आया है। ये अब ये सुन के खुश हो जाती है। खैर फिर उससे बचते हुए ना यहाँ से भाग भी गई थी। अब इधर चाकी जिसकी गाड़ी के साथ टक्कर होती है वो कोई और नहीं बल्कि योंगसू ही थी। यहाँ पे योंगसू तो अपने ड्रीम बॉय को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और इसी खुशी के मारे उससे अपना बिजनेस कार्ड भी एक्सचेंज करने लगती है। अब ये तो उसका नाम पढ़ के ही सरप्राइज कि क्या तुम सच में रियल वाली योंगसू हो। अब कंग तेमू भी यहीं पे खड़ा हुआ था। अब तो इसकी शामत उसके हाथों आ ही गई होती है। वो इसे सारी बात बताने को बोलने लगा था। अब ये उसे सब कुछ बता देती है। इसने तो पता चला ही लिया था कि वो तो इसकी फ्रेंड है और इसलिए कह देता है कि अब जब भी तुम्हें मौका मिले ना मुझसे मिलने के लिए उसे भेज देना, तभी मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। वो बेचारी भी अब क्या ही कहती। घर पे आके तो इसे और ज़्यादा गुस्सा ही जा रहा था कि उस लड़की को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, उसने मुझे धोखा देने की कोशिश भी क्यों की है। इधर ये फिर से हारी को शॉपिंग करवाने के लिए लेके आ गई होती है। वो हैरान थी कि इसे अचानक क्या हो गया। और फिर जैसे ये एक होटल में आते हैं ना तो यहाँ पे इसे छोड़ के भाग जाती है कि अभी ना तुम्हें कंग तेमू मिलने के लिए आ रहा है तो उसे हैंडल कर लेना। ये बेचारी भागना तो चाह रही थी बट इसी चक्कर में इसकी शॉप वाले कार्ड्स भी नीचे गिर जाते हैं। ऊपर से कंग तेमू ने भी आके वो वाला कार्ड उठा लिया था। उसे पता चलता है कि इसकी फैमिली एक चिकन शॉप ही चलाती है। ये उसे अपोलोजाइज करती है कि मैंने आपके साथ वो सब नहीं करना चाहिए था, मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो इसलिए बेस्टी ने मुझे लालच दिया, तो इसलिए मुझे मजबूरी में आपके पास ब्लाइंड डेट के लिए आना ही पड़ गया था। कंग तेमू को सबसे ज़्यादा गुस्सा तो इस बात से था कि तुम्हें आखिर मैं कहाँ से आक्यू ऑप्ट्रिक्स के जैसा लगता हूँ जो कि तुमने कहा था। ये उस बात के लिए भी उससे अपोलोजाइज करती है कि बस माफ़ कर देना, वो गलती से मेरे मुँह से निकल गया था और वैसे भी मैंने जो कुछ किया है ना उसकी भरपाई करने को तैयार हूँ। आप जो भी मुझे करने को कहोगे मैं वही कर लूँगी। वो भी फिर इससे नंबर एक्सचेंज कर लेता है कि ठीक है, अगर मुझे कभी तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुम्हें कह दूँगा। घर पे आके इसने ग्रैंडपा को बता दिया था कि मैं योंगसू से शादी नहीं करने वाला हूँ। ये सुन के वो तो एकदम शॉक रह जाते हैं कि अब क्या हो गया, इस न्यू जनरेशन को शादी के लिए भी मनाना कितना मुश्किल हो गया। आज तो जो इसकी बेस्टी ने किया था ना तो ये घर पे आके उसकी खूब क्लास लेती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, पता नहीं कहाँ फंसा दिए। अगर कंग तेमू को पता चला ना कि मैं उसकी कंपनी में जॉब करती हूँ तो उसने मुझे फायर कर देना है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब जैसे वो उसका गला पकड़ती है ना तो ऊपर से मम्मी आ जाती हैं। यही कहने लगी थी कि तुम अपनी बेस्टी के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, चलो छोड़ा उसका कॉलर। अब वो इसकी साइड ले रही थी तो ये देख के ना हारी कहती है कि ठीक है मम्मी, आप इसे ही अपनी बेटी बना ले, मेरी तो आपको कोई ज़रूरत है ही नहीं ना। और फिर ग्रैंडपा के कहने पे अगले ही दिन जापान फिर अपनी डेट्स पे आ गया था। यहाँ पे वो बहुत सारी गर्ल्स को मिलता है। उसके बाद जैसे ही अपनी ब्लाइंड डेट्स ख़त्म करके घर वापस आता है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अभी भी 11 ब्लाइंड डेट्स बाकी हैं। ये सुन के इसका तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है। फ़ौरन से ग्रैंडपा से कहने लगा था कि देखिए मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए आप मुझे ब्लाइंड डेट्स पे ना भेजा करें। पहले मेरी उससे लड़ाई हो गई थी तो इसलिए मैंने आपको इस बारे में नहीं बताया था। अब वो कन्फर्म करने के लिए जैसे चार से पूछते हैं तो वो भी कह देता है कि
हाँ जी सर, बिल्कुल इसकी एक गर्लफ्रेंड है। अब तो वो फिर मान ही गए थे कि ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे मिलवा देना जब भी तुम्हें मौका मिले ना, अब तुम्हें ब्लाइंड डेट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बाद में चाह उसे कहता है कि देखो, ग्रैंडपा को तो ये बता दिया है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अब फिर उसे कहाँ से ढूंढोगे। इसके दिमाग में भी फिलहाल तो हारी का ही ख्याल आ रहा था, इसलिए फ़ौरन से उसे कॉल मिला देता है। अब जो एड्रेस इसने उसे बताया था वो तो काफ़ी ज़्यादा दूर होता है, ये बस यही चाहती थी कि वो इससे मिलने के लिए ना उसके घर ना आए। दोनों जिस प्लेस पे आए होते हैं वो तो बच्चों वाली होती है। एक बच्चा तो हारी को जैसे ही आके मम्मी कहता है ना, तो ये सुन के कंग तेमू की शक्ल देखने वाली, बट तभी उसकी असली मॉम आके उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। ये यहाँ पे उसे कहने लगा था कि क्या तुम मेरी कॉन्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड बनोगी, वैसे भी तुमने खुद ही तो कहा था कि जो मैस फैलाया है अब उसे तुम खुद ही समेटोगी। ग्रैंडपा मेरी शादी करवाना चाहते हैं, मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए तुम कॉन्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड बन जाओ मेरी। वो तो पहले इसे कोई जवाब नहीं देती है कि मैं सोच के बताऊंगी। अब ग्रैंडपा जो कि उससे कह रहे थे कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाओ, तो इसके लिए मुश्किल हो गया था। फ़ौरन से हारी को कॉल मिलाता है कि मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मुझसे मिलने के लिए आओ। ये उसे देख के सरप्राइज़ कि ये यहाँ पे कैसे आ गया। अब फिर मजबूरी में उसे इससे मिलने के लिए आना ही पड़ गया था। यहाँ पे कंग तेमू तो कॉन्ट्रैक्ट लिए फिर रहा होता है कि जल्दी से साइन करो। ये नहीं करने वाली थी कि अभी तो मैंने कोई सोचा ही नहीं है। खैर जैसे वो इसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है ना, तो तभी अचानक इसकी नज़र अपने भाई पे पड़ जाती है। ये तो परेशान हो गई थी कि उन्होंने कहीं हमें देख ना ले। इसी चक्कर में इससे पहले कि कंग तेमू नीचे गिरता, ये उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों ही सीधे नीचे जाके एक दूसरे के ऊपर ही गिरते हैं। और इसी तरह ही यहाँ पे इन दोनों की कोइंसिडेंटली फर्स्ट किस भी हो गई थी। अभी भी हारी का भाई उधर ही होता है, तो बस इसी चक्कर में ये तो कंग तेमू को बेहोश ही कर देती है। अब जो कुछ भी हारी ने किया था उसके बदले में तो पक्का कंग तेमू उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने को ही बोलने लगा था। अपनी सारी डिटेल्स वगैरह देख के सब याद करने को कहता है कि ग्रैंडपा को ज़रा भी शक नहीं होना चाहिए कि हम कपल होने का प्रिटेंड कर रहे हैं। मुझे बेवकूफ़ बनाने में भी तो इतनी अच्छी एक्टिंग की थी, सो उम्मीद है कि ये सब भी कर लोगी। बाकी इसके बदले में तुम्हें मैं बहुत सारे पैसे देने को तैयार हूँ। वो भी मान जाती है। हारी को अब जब तेमू की एबिलिटीज़ का पता चलता है कि ये कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा एंड स्पेशली स्पोर्ट्स वगैरह में भी बहुत अच्छा है, तो वो उससे इम्प्रेस होती है। कंग तेमू ने तो इसके पेरेंट्स के हवाले से भी डिटेल्स वगैरह तैयार की थी, जिसमें कि इसने उनके प्रोफेशन तक चेंज कर दिए थे। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ हारी ने अपनी बेस्टी को भी सब बता दिया था। अगले ही दिन कंग तेमू इसे कॉल करके फ़ौरन से अपने पास बुलाता है कि जो कुछ भी याद किया है उसकी रिहर्सल मेरे सामने करो। फर्स्ट क्वेश्चन अगर दादाजी ने तुमसे पूछ लिया कि हम दोनों कहाँ पे मिले थे तो क्या जवाब दोगी। वो भी फिर फुल कॉन्फिडेंस के साथ ही ना एक स्टोरी बना लेती है कि हम दोनों की मुलाकात बारिश वाले दिन ही हुई थी। इसने बहुत ही रोमांटिक सा नक्शा खींचा था, बट तेमू उसे डायरेक्शन चेंज करने को बोलता है कि मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है, इस बात का ख्याल रखना। वो जब इसे घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में ही हारी सो गई थी। पहले तो हाथ आगे बढ़ा के उसकी हेल्प करता है, बट फिर फ़ौरन से साइड करने के चक्कर में ना हारी को चोट भी लग गई थी। वो इस बात से अनजान घर छोड़ने पे उसे थैंक यू कहती हुई वहाँ से चली जाती है। हारी के जाने के बाद जैसे ही पीछे से स्माइल करने लगता है ना, तो तब जा हैरान कि आप क्यों यहाँ पे स्माइल कर रहे हैं। तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं, तुम अपने काम से काम रखो ना। इधर इस मैडम का फिर से अपने डैड से काफ़ी बड़ा झगड़ा हो गया था, इवन कि अब की बार घर छोड़ के ही जाने लगती है कि मैं ना आपके ये ब्लाइंड डेट्स के अरेंज करने से ना काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। ग्रैंडपा आजकल जो सीरियल देख रहे होते हैं उसकी स्टोरी तो बिल्कुल कंग तेमू की स्टोरी के जैसी ही लग रही होती है कि मेल लीड्स को फर्स्ट किस के बाद ही लव हो गया था, कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। ये तो मिनवू के लिए एक प्रपोजल रेडी कर रही होती है कि ये जाके ना मैं कंग तेमू को ही रेकमेंड करूँगी, वो ज़रूर इसे अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए रख लेंगे। लेकिन अब प्रेजेंटेशन देते जाने वक्त ना इसे तो मौत ही आ रही होती है कि अगर कंग तेमू ने मुझे पहचान लिया तो मेरी तो फिर खैर ही नहीं। इसलिए फिर प्रेजेंटेशन देने के लिए मास्क ही लगा के आ गई थी कि मुझे कोल्ड हो गया ना, तो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। कंग तेमू को इसका प्रपोजल काफ़ी अच्छा लगा था, सो इसलिए उसने शेफ़ मिनवू को रखने का डिसाइड कर लिया था यही गुड न्यूज़ देने के लिए। जैसे उसके पास आ रही होती है तो यहाँ पे उसे यूरी के साथ दे के सरप्राइज़ के इसका मतलब इसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से फिर से पैचअप कर लिया है। उन दोनों को बिना तंग किए एक्सक्यूज़ करती हुई वहाँ से चली जाती है। हम बट बाहर आके बहुत ही अपसेट लग रही थी, पुरानी मेमोरीज में खो जाती है कि कैसे वो मिनवू को कॉलेज लाइफ से ही पसंद करती थी, बट इसकी लव कन्फेशन करने से पहले ही उसकी लाइफ में यूरी आ गई। ये फिर अपनी फीलिंग्स उससे कन्फेस कर ही नहीं पाई।
यहाँ से जाते हुए इसके किसी से टक्कर हो जाती है। इधर कंग तेमू उसे कॉल ही किए जा रहा था। ये जैसे उसकी कॉल पिक करती है तो तभी फ़ोन कहीं गिर जाता है और इसी चक्कर में वो इसके रोने की आवाज़ भी सुन लेता है, लेकिन आगे से बस चुप करके सुनता ही रहता, कोई जवाब नहीं देता। आज तो इसका दिल दर्द के मारे फट ही जा रहा था कि वो कब से मिनवू को लाइक करती थी। 7 साल हो चुके थे, लेकिन देखो उसकी किस्मत में वो था ही नहीं। अगले दिन वो जैसे ही इसे पिक करने के लिए आता है ना, तो उस बात का जिक्र इसने हारी से किया ही नहीं था। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हारी ने अपना नाम ना ग्योम ही बताया हुआ है और यही नाम वो ग्रैंडपा को भी बताती है। अब यहाँ पे ग्रैंडपा तो इससे मिलके बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं एंड देन इससे पूछने लगते हैं कि तुम दोनों की मुलाकात कहाँ पे हुई थी। खैर इस बात को छोड़ो, ये तो बताओ मुझे कि आखिर तुमने इसके साथ ब्रेकअप क्यों किया था। ये भी जानती थी कि ये हर वक्त काम में बिजी रहता है, तो इसलिए फ़ौरन से फुल कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें बता देती है कि बस ये मुझे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, हर वक्त बिजी रहते हैं, तो इसलिए मैंने इनसे ब्रेकअप कर लिया था। लेकिन बाद में जैसे ही ये बारिश में मुझे मनाने के लिए आए थे ना, मैं जानती हूँ कि इन्हें रेन पसंद नहीं है, तो इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई थी, तभी फिर हम दोनों का पैचअप हो गया। ये सुन के यहाँ पे कंग तेमू का तो मूड ऑफ हो जाता है कि मैंने इसे कहा भी था कि बारिश का जिक्र नहीं करना है, फिर भी इसने कर दिया। दूसरी तरफ जोंगसू ने जो अपार्टमेंट बाय किया था वो तो बिल्कुल जाके बगल वाला होता है। मीन के ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी बन चुके थे। इधर ये उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि देखो मैंने तुम्हें रेन का जिक्र करने से मना किया था ना, फिर भी ग्रैंडपा के सामने वो बात करने की क्या जरूरत थी। ग्रैंडपा को देखते ही इसे तो कपल होने का प्रिटेंड करना पड़ जाता है। ग्रैंडपा को तो खैर हारी काफी ज्यादा पसंद आई थी। जैसे ही हारी का बैग उठाने में उसकी हेल्प करने लगते हैं तो तभी उनकी नजर इसके ही एक कॉन्सर्ट की टिकट पे पड़ जाती है कि ओह, तो तुमने ये अपने लिए ही बाय किया था कि तुम आज तेमू के साथ ही जाओगी। तो इसलिए ग्रैंडपा कंग तेमू को वार्न कर देते हैं कि अभी के अभी अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करो और इसके साथ जाओ। इधर कॉकरोच को देख के इसकी हालत ही खराब हो गई थी। फौरन से जाके जिसे चिपकती है ना, वो कोई और नहीं बल्कि चाय ही था। फिर उसे कहती है कि मेरे रूम में कॉकरोच घुसा है, क्या उसे भगाने में हेल्प करोगे। ये भी फिर बेचारा उसकी हेल्प करने के लिए आ ही गया था, हालांकि इसे खुद भी डर लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जोंगसू की हेल्प कर देता है। अब थोड़ी देर के बाद जैसे ही उससे फ्रेंडशिप करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है ना, वो तो साफ इनकार कर देता है कि देखो तुमने ना मेरे बॉस के साथ जो भी किया था ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए हम दोनों का फ्रेंडशिप करना ठीक नहीं रहेगा। और इधर ग्रैंडपा खुद ही इन दोनों को कॉन्सर्ट के बाहर ही छोड़ने के लिए आए होते हैं कि मैं देख रहा हूँ, इसलिए तुम लोग अंदर जाओ। अब इस बेचारे को भी इसके साथ आना ही पड़ गया था। यहाँ पे एक सिंगर तो अपने सारे फैंस के लेटर्स भी पढ़ने लगता है, जिसमें कि एक मिनवू का भी था, जिसने कि स्पेशली तौर पे अपनी फ्रेंड हारी के लिए लिखा था कि वो एक दिन ज़रूर अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पे आएगी, तो इसलिए आप उसके लिए उसका फेवरेट गाना ही प्ले कर देना, जो कि अक्सर वो उसके लिए गाया करती थी। यहाँ पे सिंगर जैसे ही हारी का फेवरेट सॉन्ग प्ले करता है ना, तो ये सुन के ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, पास्ट की मेमोरीज में खो गई थी। ये देख के कंग तेमू इसे हैंड की देता है कि अपने आंसू साफ कर लो। बाहर आके वो इसे कह देती है कि मैं बाद में तुम्हें लौटा दूंगी। और यहाँ पे आज कॉन्सर्ट पे आने के लिए उसे थैंक्स भी कहने लगी थी कि तुमने मेरा दिल रख ही लिया। और ये भी कहती है कि मुझे वो बारिश वाली बात ग्रैंडपा से नहीं करनी चाहिए थी, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, आइंदा के बाद मैं बहुत ही एहतियात करूँगी। वो भी इट्स ओके कह देता है। अब तभी अचानक हारी को तो भूख लगने लग गई थी। दोनों जैसे स्टॉल पे खाना खाने के लिए आते हैं, तभी अचानक एक बॉल आके हारी को हिट कर देती है। ये सब देख के ना कंग तेमू को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। वो यहाँ पे इसका ख्याल रखने लगा था। ये फिर उसे गिफ्ट दे देती है कि कॉन्सर्ट में लोगों ने मुझे दिया था, बट ये मैं आपको दे रही हूँ। और ये सब देख के वहाँ से उसे गुड बाय कहती हुई चली जाती है। घर आके जैसे ही कंग तेमू इसे ओपन करके देखता है तो इसमें तो 2 डॉल्स ही होती हैं। ये देख के वो तो स्माइल ही करने लगा था। हारी जैसे ही अगले दिन उठती है तो उसकी आंख की हालत तो काफी ज्यादा खराब थी। लिफ्ट में आके जैसे ही अपनी आंख का मसाज कर रही होती है तो अचानक ही कंग तेमू को देख के एकदम सरप्राइज कि अगर उसने मुझसे पूछ लिया कि मुझे ये चोट कैसे लगी है तो मैं क्या जवाब दूंगी। यार यहाँ पे जैसे ही वो लिफ्ट में आते हैं ना, तो ये उन्हें कह देती है कि मुझे ना आइस पे इन्फेक्शन हो गया है, तो इसलिए ये हालत हुई है। यार वो भी इसे क्या ही जवाब देता। मिनवू ने आज से ही कंपनी ज्वाइन कर ली थी और सभी उसके खाने की काफ़ी तारीफ कर रहे होते हैं। ऊपर से इतने में बॉस की भी एंट्री हो जाती है। वो तो इससे हैंडशेक करके ना खुद से इंट्रोड्यूस ही करवाने लगा था। आज से ये दोनों भी फ्रेंड्स ही बन चुके होते हैं। इधर हारी को बाद में मिनवू के पास ही बैठे हुए दिखाया जाता है। वो इसे पूछने लगा था कि तुम फिर कॉन्सर्ट में गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। ये भी कह
देती है कि हाँ बिल्कुल गई थी। और तभी अचानक जैसे ही कंग तेमू को देखती है ना, तो यहाँ पे छुप के भागने ही लगी थी कि वो मुझे पहचान न ले। ये उसे अपनी फ्रेंड हारी से मिलवाना तो चाह रहा था कि उसी की वजह से ही मैं आपकी कंपनी में जॉब करने के लिए आया हूँ, बट वो तो यहाँ से गायब थी। इधर ये फिर अपनी बेस्टी के पास पहुंच आई होती है। वो उसे यही बता रही थी कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने जो अपार्टमेंट बाय किया वो बिल्कुल चाह के बगल वाला ही है, इसलिए वहाँ पे आने में ना एहतियात करना। और वैसे भी देखो मुझे कितना ज़्यादा भाव दिखा रहा है, मैं उसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ और वो मुझे इसलिए इग्नोर कर रहा है कि मैंने कंग तेमू के साथ अच्छा नहीं किया था। खैर छोड़ो इन बातों को। बाद में वो इसे लिफ्ट में जाते देख के ना, वो तो फिर स्टेयर से जाने लगा था। ये देख के इसे अच्छा नहीं लगता, फौरन से उस पर गुस्सा करने के लिए आ जाती है। उसे काफ़ी सारी बातें भी सुनाने लगी थी। अब फिर वो उसे बताता है कि मेरे हाथ में कूड़ा था, लिफ्ट में बदबू ना फैल जाए इसलिए मैं स्टेयर से जा रहा था और कोई बात नहीं है। उसके जाते ही ये फिर अभी एम्बैरेस हो जाती है कि मैंने ऐसे खामखा में उसे बहुत सारी बातें सुना दी थी। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चाह अब तेमू के घर आ चुका था। एक्चुअली में वो ऑर्फन था, तो ग्रैंडपा ने ही उसे अडॉप्ट किया था, लेकिन वो उसे अपने सगे पोते की तरह ही लव करते थे। यही कहते हैं कि तुम दोनों इतना बिजी रहते हो कि अपने दादाजी को भी भूल गए हो, कभी कभी मेरे साथ भी खाना खाने के लिए आ जाया करो ना। अब जब उन्हें पता चलता है कि इस वीकेंड पे ना इनकी फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो वो अभी के अभी कंग तेमू के लिए और हारी के लिए यहाँ पे अपने ही होटल में बुकिंग करवा लेते हैं कि तुम दोनों अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए वहीं पे जाओगे। इधर हारी तो बिजनेस ट्रिप पे पहुंच आई होती है और यहीं पे ग्रैंडपा भी आए हुए होते हैं। ये लोग तो यहाँ पे अपने ही फूड को लेके फोटो शूट भी करवाने लगे थे। इसी चक्कर में हारी तो बेचारी नीचे भी गिर जाती है, लेकिन फिर बाद में जैसे ही ग्रैंडपा को देखती है ना, तो उसकी हालत ही ख़राब कि ओह नो अब क्या करूँ, इनसे छुपने की कोशिश कर रही थी। इधर हारी का फ़ोन ग्रैंडपा के पास ही कहीं रह गया था, तो वो उसे बुलाते हैं। ये अपना फेस कवर करके ही आती है। इस वक्त उसे तेमू की ही कॉल आ रही थी, इसलिए फ़ौरन से वहाँ से भाग के टॉयलेट जाती है और फिर उसे कॉल बैक करके पूछने लगी थी कि जी क्या हुआ। तो वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि इस वीकेंड पे क्या है। तो वो कह देती है कि हाँ बिल्कुल हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है। वो तो बहुत ही इम्प्रेस होता है कि वाह इसकी मेमोरी तो कितनी ज़्यादा अच्छी है, आज क्या रात मेरे साथ डिनर पे चल सकती हो, हम दोनों उस बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये कहती है कि सॉरी मैं बिजनेस ट्रिप पे आई हूँ, तो इसलिए मैं आपसे नहीं मिल सकूँगी। ग्रैंडपा के पेट में दर्द हो रहा था, उन्हें वॉशरूम जाना था। इधर हारी उन्हें देख के फिर से डोर बंद कर लेती है और बस इसी चक्कर में ही ना यहाँ पे ग्रैंडपा बेचारे तो धड़ाम से नीचे ही गिरे थे, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी चोट लग गई थी। इस बात के लिए सभी उनसे अपोलोजाइज करने लगे थे। इधर ये फिर अपना ही फोटोशूट किया हुआ ना कमर्शियल देखने ही लगा था कि तभी अचानक इसे ग्रैंडपा की तबीयत ख़राब होने का पता चल जाता है। वो अब उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल आ गया था। ग्रैंडपा तो हारी के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लाए थे जो कि वो उन्हें देना चाहते थे। तेमू अब कॉल करके मिलने के लिए हारी को बुलाता है। वो भी उसे एक पार्क का बता के फ़ौरन ही एक कॉस्ट्यूम पहन के यहाँ पे पहुँच आई थी। अब ग्रैंडपा के गिफ्ट्स वगैरह उसे देता है कि वो आपके लिए लाए थे, और साथ ही साथ जो वो इसके लिए मेडिसिन बाय करके लाया था ना, वो भी देने लगता है कि इस तरह तुम्हारी आई बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ये भी उसके लिए खाना लाई थी, इसलिए उसे देती हुई वहाँ से चली जाती है। फाइनली इनकी फर्स्ट एनिवर्सरी का दिन आ ही चुका था। वो खुद ही से पिक करने के लिए आता है एंड देन एक बहुत ही बड़े शॉपिंग मॉल में लेके इसके लिए ड्रेसेस वगैरह भी बाय करने लगा था। ये बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई करती है, बट एक वाइट में तो इतनी ज़्यादा प्रीटी लग रही थी कि फ़ौरन से इसने यहाँ पे ख़रीद ली होती है। लेकिन यहाँ पे हारी को तो वो काफ़ी टाइट लग रही होती है। इधर ही हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि जोंगसू की ही एक कज़न होती है। वो जैसे ही कंग तेमू के साथ किसी और लड़की को देखती है तो फ़ौरन से अपनी ही कज़न को ना यहाँ पे चिढ़ाने के लिए आ गई थी कि तुम्हारा तो कुछ बन ही नहीं सकता। मैंने अभी अभी कंग तेमू के साथ उसकी बहुत ही प्रीटी सी गर्लफ्रेंड को देखा था। ये तो उसकी बातों को ना यूँ इग्नोर कर देती है कि जैसे तो इस बात से उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। इधर ये दोनों अपने ही ग्रैंडपा के होटल में आ चुके होते हैं। अब यहाँ पे इसे तो उनका खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जोंगसू को फिर नेक्स्ट जिम में ही दिखाया जाता है। एक लड़का उसे फ्लर्ट करने के लिए आ गया था और इन दोनों पे जैसे ही चाक की नज़र पड़ती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। ये भी चुपके से चाक को देखने ही लगी थी और ये भी कहती है कि देखो सारे बॉयज़ मुझ पे मरते हैं बट सिवाय मेरे ड्रीम बॉय के, जिसे कि मैं पसंद करती हूँ। थोड़ी देर के बाद वही फ्लर्टी बॉय इसे कोई गिफ्ट देने के लिए ही आया था कि ये मैंने ख़ास तौर पर आपके लिए प्रिपेयर किया है, सो आप रख लेना। उसे भी मजबूरी में रखना ही पड़ जाता है।
अब टेबल के नीचे से अपना पर्स उठाने के चक्कर में ना हारी की ड्रेस ही फट जाती है। बेचारी काफ़ी एम्बेरस फील करने लगी थी। तभी पूरा स्टाफ इन्हें कॉन्ग्रेट्स कहने के लिए आ गया था, पिक्चर्स भी क्लिक करता है। अब यहाँ पे एक अच्छा बॉयफ्रेंड होते हुए वो तो फिर इसे प्रोटेक्ट ही करने लगा था। किसी को पता भी नहीं चलता कि इसकी कोई ड्रेस फटी भी थी। दोनों जैसे ही यहाँ से जा रहे होते हैं तभी अचानक इसकी सैंडल इसके पाँव से फिसल जाती है। कंग तेमू खुद ही वो उठा के इसे पहनाता है कि देखो तुम अपना ख्याल रखा करो। तभी अचानक ये फायर क्रैकर्स को देखने लग जाते हैं और इस वक्त हारी तो बहुत ही खुश लग रही थी और इसे देख देख के कंग तेमू भी स्माइल करने लगता है। वो फिर बाद में इसे घर ड्रॉप करने के बाद गुड बाय कह के वहाँ से जाने ही लगा था। ये घर पे अपनी और उसकी फ़ोटो ही देखने लग जाती है। अचानक ही इसकी नज़र पड़ती है कि हारी तो अपना पर्स यहीं पे भूल गई है, इसलिए फ़ौरन से उसे लौटाने के लिए जाने लगा था। अब उस पर्स को जैसे ही ओपन करता है तो यहाँ पे शिनहारी की एम्प्लॉय आईडी देख के ना तो एकदम सरप्राइज रह गया था कि ये ग्योम के पास क्या कर रही है। और उसके बाद ही जैसे ही अचानक इसकी नज़र मिनू पे पड़ती है जो कि इस वक्त शिनहारी के पास ही खड़ा था। ये हैरान रह जाता है कि वो तो हारी का ही फ्रेंड था ना, तो ये ग्योम ही के पास क्या कर रहा है। अब इसका डाउट तो और ज़्यादा ही बढ़ जाता है। अब जैसे ही फ़ौरन से यहाँ पे ग्योमी को कॉल करता है ना तो आगे से शिनहारी ही पिक करती है। अब तो इसे सारी बात की समझ आ गई थी कि ओहो तो शिनहारी कोई और नहीं बल्कि ग्योम ही है। हारी का भाई उसे आके उसका पर्स लौटाता है कि ये तो बाहर पड़ा हुआ था। वो हैरान के मैंने तो उसे उधर रखा ही नहीं था, कंग तेमू ही उधर रख के गया था। इधर तेमू का तो गुस्से के मारे बुरा हाल होता है कि मैं एक ही लड़की के हाथों 2 दफ़ा बेवकूफ़ कैसे बन सकता हूँ। और वैसे भी मैं एक एम्प्लॉय के साथ डेट पे जाता रहा था, कितनी शर्म की बात है। शिनहारी को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अगले हीला में उसे मिलने के लिए बुलाता है और साथ ही साथ ये भी पूछने लगा था कि तुम कौन सी कंपनी में जॉब करती हो। इसका इरादा था कि हो सकता है कि अब मुझे बता देगी कि एक्चुअली में वो ग्योमी नहीं बल्कि शिनहारी ही है। बट ना, वो तो अपनी एक्टिंग से बाहर ही नहीं आ रही होती। ये भी नहीं हार मानने वाला था। ऑफिस आके शिनहारी को तो खूब सारा डांट देता है। अभी फ़िलहाल उसके सामने ये शो नहीं करवाता कि जैसे कि उसे इसकी असलियत का पता चल गया हो। छा को भी इसने बता दिया था कि ग्योमी कोई और नहीं बल्कि शिनहारी ही है और उसने मुझे तो धोखा दिया है ना, उसका बदला तो मैं उसे ज़रूर लेके रहूँगा। इसने उसे किमची बनाने को बोला था बट बार बार ना उसका ये टेस्ट करके यही कहने लगता है कि ये तो अच्छी नहीं है, दोबारा से जाके बना के लाओ। जब वो दोबारा से बना के लाती है तो फिर भी कहता है कि नहीं, ये भी अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा है, तो इसलिए फिर से जाके बना के लाओ। उसे टॉर्चर करके ना इसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और ये बेचारी बहुत ज़्यादा चिढ़ती है कि आखिर इस खड़ूस बॉस को अब हो क्या गया है, बार बार मुझे तंग किए जा रहा है। अब फिर थोड़ी देर के बाद कंपनी में ग्रैंडपा की एंट्री हो जाती है। उनकी नज़र जैसे ही शिनहारी की फ़ोटो पे पड़ती है ना तो अपने पोते को बताने लगे थे कि इसी की वजह से मैं हॉस्पिटल पहुंचा था और इस लड़की को तो मैं ज़िंदगी भर माफ़ ही नहीं करूँगा। अब अचानक जैसे ही कंग तेमू की नज़र हारी और मिनवू पे पड़ती है ना तो उसका जेलसी के मारे बुरा हाल। अब यहाँ पे हारी ने भी उसे देख ही लिया था, इसलिए इससे बचने के चक्कर में मिनवू को साइड पे लेके जाने लगती है और ये उन दोनों को घूर घूर के देख ही जा रहा होता है। रात को उसने हारी को मिलने के लिए बुलाया था कि अब जो कि तुम मेरी कॉन्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड हो, सो इसलिए हमारी कंपनी में बहुत जल्दी एक सेरेमनी होने वाली है, तो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बन के वहाँ पर जाना ही होगा। और हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हाल करूँगा ना, तो फिर देखती रहना, तुम्हें उसकी भरपाई भी तो करनी ही पड़ेगी ना। ये सब बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वहाँ पे मैं गर्लफ्रेंड और एम्प्लॉय दोनों कैसे बन के जा सकती हूँ। इधर बाद में इसे हमें छा के घर पे ही दिखाया जाता है। योंगसू भी हारी को लेती हुई वहाँ से जाने ही लगी थी। अब अचानक जैसे ही छा को देखती है ना तो ये तो छुपने की कोशिश करने लगी थी। ये उसे पार्सल लौटाने के लिए ही आया था। अब ये उससे बात करने के लिए उसके पास जाना चाह रही थी। अचानक ही छा की नज़र हारी पे पड़ जाती है जो कि इस वक्त उससे छुप ही रही होती है। खैर, अब ये जैसे ही अपने सामने से कंग तेमू को देखता है ना तो ये नहीं चाहता था कि यहाँ पे इसकी नज़र उस पर पड़ जाए, इसलिए फ़ौरन से उसे अपने से दूर रहने को ही कहने लगा था कि तुमने आज से ये वाली लाइन बिल्कुल क्रॉस नहीं करनी है। अब फिर बाद में इसे भी कहने लगा था कि देखो, तुमने जो हारी के साथ किया है ना वो अच्छा नहीं किया, हर वक्त बस उसे डांटते रहते हो, वो तुमसे कितना ज़्यादा डरती है। और वैसे भी देखो, उसने जो कुछ भी किया था अपनी बेस्टी के कहने भी किया था, तुम अब तो उसे माफ़ कर ही दो ना। ये कहता है कि नहीं, ऐसे माफ़ नहीं करने वाला हूँ, अगर वो मुझसे अपोलोजाइज़ कर लेगी, सब कुछ सच सच बता देगी तो हाँ ठीक है, फिर मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। इधर योंगसू को तो रह रह के चाह पे ही गुस्सा ही जा रहा था कि आखिर वो खुद को समझता क्या है, मेरे बीच उसने लाइनिंग क्यों क्रिएट कर दी है। अगले दिन कंपनी में इसका बहुत अच्छे से सारे एम्प्लॉयज़ वेलकम करते हैं और यही कहने लगे थे कि अवार्ड सेरेमनी में ना फर्स्ट प्राइज़ तुम्हें ही मिलने जा रहा है, तो इसलिए ये खुशी की बात है ना। ये सुन के उस बेचारी का तो यहाँ पे फेस ही लटक जाता है कि
क्या इसका मतलब अवार्ड लेने के लिए मैं कंग तेमू के पास जाऊंगी और उसने तो मुझे पहचान ही लेना है। और वैसे भी उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बन के जाने को भी तो बोला था ना। इस बेचारी का तो यहाँ पे परेशानी के मारे बहुत ही बुरा हाल हो गया था। ये फिर एक ही प्लान बनाने लगती है कि चलो एक दफ़ा मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन के चली जाऊँगी और उसके बाद जब अवार्ड लेने की बारी आ गई तो फिर मैं हारी बन के स्टेज पर भी चली जाऊँगी। लेकिन फिर ही सोचने लगती है कि नहीं, इस तरह तो मुझे सभी लोग पहचान ही लेंगे। अब फिर नेक्स्ट प्लान भी इसने बना लिया था कि ठीक है, मैं इल होने का नाटक कर लूँगी और उस दिन हारी वाली आइडेंटिटी से तो छुट्टी लेके ना फिर ग्योमी बन के फिर उस अवार्ड सेरेमनी में चली जाऊँगी। और इस बात से खुश होकर नाचती गाती ऐसे ही जाने लगती है ना, तो अचानक ही इस पे कंग तेमू की भी नज़र पड़ चुकी थी। वो कहाँ ऐसे खुश रहने दे सकता था। उसने ऑलरेडी एक प्लान और भी बना के रखा हुआ होता है और वो ये होता है कि वो इसके घर में एक इन्विटेशन कार्ड भेज देता है कि हारी की पूरी फैमिली को ही उस अवार्ड सेरेमनी में बुलाया जा रहा है। ये देख के ये और परेशान। नेक्स्ट हमें अवार्ड सेरेमनी का ही सीन दिखाया जाता है। पहले ये ग्रैंडपा से बातें वगैरह करके जैसे वहाँ से जा रही होती है तो अचानक ही इस पे इसकी मम्मी की नज़र पड़ जाती है, जो कि ऊंचा ऊंचा सबके सामने हारी हारी कह के चिल्ला रही होती है। अब तभी भी इसकी आइडेंटिटी ना सिर्फ कंग तेमू बल्कि ग्रैंडपा के सामने भी रिवील हो ही चुकी होती है और वो तो इस पे गुस्सा करके अपने गार्ड से कह के इसे फायर करवा देता है। खैर अभी फ़िलहाल तो ये सब कुछ इसका ड्रीम ही था। अब तभी ऊपर से कंग तेमू के आने पे ना ये जाग ही जाती है और अचानक ही बहुत ही गरम गरम ढक्कन को हाथ लगा देती है, जिसकी वजह से इसे चोट भी लग गई थी। कंग तेमू को इसके लिए बुरा फील हो रहा था। वो इसे देखना तो चाह रहा था लेकिन फिर फौरन से पीछे हाथ कर लेता है और अपने रूम में आके काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी लग रहा था। इसे यहाँ पे हारी की टेंशन हो रही होती है, लेकिन फिर भी कहता है कि उसे सच बता देना चाहिए कि वो ग्योमी नहीं बल्कि हारी ही है, फिर मैं उसे माफ़ कर दूंगा। दूसरी तरफ हमें योनसू को ही दिखाया जाता है, जो कि अब इतनी बड़ी लाइन को क्रॉस करके ही अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए आई थी। बट जैसे उसकी नज़र छाप पे पड़ती है ना, तो वो फिर उससे अपोलोजाइज़ करते हुए बैठ जाती है। ऐसे तो यहाँ से नहीं जा सकती थी। यही कहने लगी थी कि मैं अपनी लाइन ना यहाँ पे बिल्कुल क्रॉस नहीं करूँगी। वो भी इसकी हरकतों से काफ़ी परेशान हो जाता है। इवन कि जैसे ही उसके लिए यहाँ पे खाना आता है ना, तो इसका ये धुआं तक वहाँ पे नहीं जाने देती। इसकी ये हरकतें देख के बेचारा छा भी एम्बैरेस हो रहा होता है कि मैंने ऐसे ही खामखा में इसे लाइन क्रॉस करने की बात कर दी थी। हारी अपने कॉलीग्स के साथ आई होती है और यहाँ पे उसने तो काफ़ी सारी वाइन भी पी ली होती है। बेचारी परेशान होती है कि कल मैं क्या करूँगी। जैसे ही कंग तेमू इसे कॉल करता है तो इसकी बातों से उसे पता चल ही गया था कि इस वक्त ना हारी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक है, इसलिए उसे पूछने लगता है कि तुम कहाँ पे हो। खैर तभी अचानक ये कुछ बदमाश लड़कों को देखती है जो कि इस वक्त स्मोकिंग वगैरह कर रहे थे, इसलिए हारी जैसे यहाँ पे उन्हें समझाने की कोशिश करने लगती है तो अचानक ही फिसल के गिर गई थी। और इसकी चीख की आवाज़ सुन के कंग तेमू तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो तो फ़ौरन से हारी को ढूंढने के लिए भी निकल पड़ा था। उसे बहुत सारी कॉल्स करता है बट वो पिक ही नहीं कर रही होती और फिर उसे हर जगह ही तलाश करने लगा था। इन दी एंड हारी उसे एक जगह पे मिल ही जाती है। हारी तो समझ रही थी कि शायद मैं कोई ड्रीम ही देख रही हूँ कि बॉस मुझे यहाँ पे लेने के लिए आया, वरना कंग तेमू को मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र कब से होने लगी। इसलिए कह देती है कि मैं कब से तुमसे ना एक बात ही करना चाह रही थी, अब फाइनली अगर ये ड्रीम है ही सही तो मैं कर ही लेती हूँ। एंड देन उसे बताने लग जाती है कि ग्योमी और शिनहारी दोनों एक ही लड़की है। और वैसे भी मैंने ये बात आपको इसलिए नहीं बताई थी कि वरना फिर आप मुझे जॉब से ही फायर कर देते। इस बात के पीछे यही एक रीज़न था। खैर यहाँ पे उसने जो भी इसके साथ किया था ना, अब वाकई में कंग तेमू को बहुत बुरा लग रहा होता है कि मैंने ऐसे खामखा में बेचारी को ना टॉर्चर कर दिया, इसे कितना ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ गया था। खैर अब जैसे ही वो इसे देख रहा होता है ना, तो अचानक ही इसे उसके भाई की आवाज़ सुनाई देती है। ये फिर दूर खड़ा हो गया था और इसका भाई हारी को लेके वहाँ से चला जाता है। घर पे आके भी पछता रहा होता है कि नहीं, मुझे हारी पे ना इतना ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए, जो हो गया सो हो गया। अगले दिन उसे मैसेज करके कह देता है कि आज से मेरा और ग्योमी मतलब कि जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट था ना वो ख़त्म हो चुका है, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बन के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ देख के हारी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब फिर हमें इसे एक फ़्लाइट में बिजनेस ट्रिप पे जाते दिखाया जाता है। ये तो यही समझ रहा था कि शायद अगर मैं हारी से दूर चला गया ना, तो हो सकता है कि मैं उसके बारे में ना ही सोचूं। बार बार ऐसे ही मैं उसके लिए परेशान हुआ जा रहा हूँ, जैसे कि मुझे उससे लव हो गया। मुझे जिस काम के लिए यहाँ पे आया था वो तो इसका ख़त्म हो गया होता है, लेकिन अब यहाँ पे भी हारी इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। बार बार उसे हर जगह पे वही दिख रही होती है। अब तो इसे कन्फर्म हो ही गया था कि वाकई में मुझे हारी से लव हो चुका है और ये बात मुझे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। इधर हारी उसकी दी हुई ड्रेस को देख के उसे ही याद करने लगती है
अगले दिन जैसे कंपनी पहुंचती है तो फ़ौरन से इसे ग्रैंडपा की कॉल आ गई थी, जो कि इसे मिलने के लिए ही बुला रहे होते। तो ये परेशान हो जाती है कि क्या कंग तेमू ने अभी तक ग्रैंडपा को ये नहीं बताया है कि हम दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। सो अब ग्रैंडपा को भी तो नाराज़ नहीं कर सकती हूँ ना, तो इसलिए उनसे तो मिलने मुझे जाना ही पड़ेगा। इधर तेमू को भी ग्रैंडपा ने कॉल करके अभी के अभी खुद से मिलने के लिए ही कह दिया था। ये भी परेशान हो जाता है। अचानक ही उस स्ट्रेंजर का दिया हुआ लैंप जैसे ही से गिर के टूटता है ना, तो अभी से पता चलता है कि यहाँ पे तो उन साहब ने एक हिडन कैमरा ही इंस्टॉल किया हुआ था, और वो भी इनकी वीडियोस बनाने के लिए। यह परेशानी में वो सब कुछ पुलिस को दिखाने के लिए लेकर जाने लगती है कि मैं तो उस पर्सन पे केस करूँगी। अचानक ही वो साहब कुछ ये सब कुछ देख लेते हैं, और वो जैसे इसे धक्का दे के वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे थे, ऊपर से छा भी आ जाता है। तो यहाँ पे ये तो अभी के अभी छा को ना उस पर्सन को पकड़ने के लिए कहती है कि उसके पास जो हिडन कैमरा है उसमें मेरी वीडियोस हैं। वो भी फौरन से आके उसे पकड़ लेता है। अब फिर बाद में पुलिस स्टेशन आके उसने कंग तेमू को कॉल करके सारी बात का बता दिया था कि अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे पहुँचो। ये जैसे उधर जा रहा होता है तो इसकी हारी पे नज़र पड़ जाती है। वो हारी को सारी बात का बता देता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी फ्रेंड के साथ क्या हुआ है। खैर जैसे वो यहाँ पे ग्योमी के बजाय इसे हारी कहता है ना, तो ये सुन के वो सरप्राइज कि क्या आपको पता चल गया कि एक्चुअली में मैं ही हारी हूँ। तो वो भी कह देता है कि हाँ पता चल गया, लेकिन अभी ये सारी बातें करने का वक्त नहीं है। दोनों ही पुलिस स्टेशन पहुंच आए होते हैं। अब यहाँ पे आके ये देखती हैं कि शुक्र है कि उस पर्सन के पास ना इनकी कोई भी नेक्ड वीडियोस नहीं थी। इधर कंग तेमू के हाथों इस पर्सन की शामत आई होती है। वो तो इस पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था कि आखिर इसकी मेरी गर्लफ्रेंड और साथ ही साथ उसकी बेस्टी की वीडियोस बनाने की हिम्मत भी कैसे हुई। इसने बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा किया होना है, इसलिए यहाँ पे इसे तो उसने पनिशमेंट दिलवाने का ही डिसाइड कर लिया था कि अब पूरी ज़िंदगी तुम जेल में ही बिताना। और फिर गुस्से में कंपनी जाने लगता है। हारी बेचारी ये सोच सोच के परेशान होती है कि आखिर बॉस को कब पता चला कि मैं ग्योमी नहीं बल्कि हारी ही हूँ। अब जैसे उसे कंपनी में देखती है ना, तो यहाँ पे उसे छुपने की ही कोशिश करने लगी थी कि वो मुझे देख ना ले, और इस पे नज़र तो कंग तेमू की पड़ ही जाती है। पहले वो उसे सोचता है कि बात कर लूँ, लेकिन फिर फ़ौरन से साइड पे ही चला गया था। थोड़ी देर के बाद उसे मैसेज कर देता है कि मैंने तुमसे कोई बात करनी है, इसलिए रात को मुझसे मिलने के लिए आना। तेमू ने तो पक्का डिसाइड कर लिया था कि आज तो हारी से ना मैं अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही लूँगा। इवन कि इमेजिन भी करने लगता है कि कैसे वो इसके सामने इतना सारा अरेंजमेंट करके उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा, और वो भी मुझे हाँ कह देगी। अगले ही सीन में खैर उसने इसे मिलने के लिए बुला दिया था। इससे पहले कि उससे कोई भी बात करता, वो यहाँ पे पहले ही एक प्रेजेंटेशन उसके सामने रख देती है। यही कहने लगी थी कि बॉस आपको ना मेरी एबिलिटीज़ को भी देखना चाहिए, मुझे ना जॉब से फायर मत करना। मीन के इसका जो भी प्लान था उसे प्रपोज करने का, वो तो सारा ख़राब होकर ही रह गया होता है। बेचारा काफ़ी परेशान लग रहा था कि मैंने इसे किस काम के लिए बुलाया था और यहाँ पे हो क्या गया। बाद में छा को आ गई, इसने सारी बात का बता दिया था। वो फिर इसे तसल्ली देता है कि डोंट वरी, वैसे भी तुम अब तक उससे कितना ज़्यादा रूड रहे हो, अब अपनी उस नेचर से बाहर आके उससे प्यार से बात करो। पहले उसे डेटिंग वगैरह करने के लिए लेकर जाओ, उसके दिल में तुम्हारी फीलिंग्स डेवलप हो जाए, उसके बाद फिर प्रपोज करते रहना। उसकी बातों का असर इस पर कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। मिनवो की हारी की वजह से जॉब लगी थी, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स को ही डिनर पे बुलवाया होता है। अब जैसे ये लोग एक ट्रिप पे जाने का प्लान बनाने लगते हैं ना, तो ये भी फ़ौरन से कह देती है कि अरे सॉरी हारी तो हम लोगों के साथ नहीं आ पाएगी। आप लोगों को पता नहीं है कि इसका एक बहुत ही अच्छा हैंडसम सा प्यारा सा बॉयफ्रेंड भी है, इसने उसके साथ ट्रिप पे जाना है। ये सुन के अब बाद में वो इस पर गुस्सा भी करती है कि तुम्हें वो सब उनके सामने कहने की क्या ज़रूरत है, मेरा कौन सा बॉयफ्रेंड है। अगर उन्होंने मुझे पूछ लिया कि मैं उन्हें अपना बॉयफ्रेंड दिखाऊं तो किसे दिखाऊंगी। हारी को डर था कि कहीं कंग तेमू से जॉब से फायर ना कर दे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो उसे जॉब से नहीं निकालता। ये सब देख के हारी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब अगले ही सीन में हमें फिर इसकी कज़न को दिखाया जाता है। इन दोनों की ड्रेसिंग तो हमेशा ही मैच हो जाया करती है। इस बात से ना सिर्फ ये बल्कि योंगसू भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होकर रहती है। रात को कंग तेमू इसे ये कह के बुला के लाया था कि हम जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, उसके लिए हमें थिएटर में एक फ़िल्म तो देखनी ही चाहिए। इसका इरादा था कि यहाँ पे तो पक्का मैं इसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लूँगा, और वैसे भी वो तो इसे डेट पे ही लाया होता है ना। अब अचानक इसकी हेल्प करने के चक्कर में जैसे ही दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हैं, तो हारी की हार्ट बीट ही तेज़ हो गई थी। वो फ़ौरन से एक्सक्यूज़ करती हुई जैसे ही बाहर आती है, तो यहाँ पे अचानक उसकी नज़र अपने दो कॉलीग्स पे पड़ जाती है। वो इसे देख के हैरान थे और इसके पीछे पीछे ही थिएटर में घुस आते हैं। ये फिर जल्दी से कंग तेमू को छुपा देती है। यही समझने लगी थी कि पता नहीं वो मुझे बॉस के साथ देख के क्या सोचेंगे। खैर इस बेचारे को भी मजबूरी में ना अब वहाँ से जाना ही पड़ गया
था। ये भी दोनों ढीठ बन के यहाँ पे बैठ जाते हैं। अब ये तो बाहर बैठ के हारी के ही आने का वेट करने लगा था। जैसे ही उस पर इसकी नज़र पड़ती है ना तो अचानक ही वो इसे कॉल कर देती है कि आप तो अब तक घर ही पहुँच गए होंगे। ये भी अब कह देता है कि हाँ बिल्कुल, और क्या, मैं यहाँ पे बैठा तुम्हारा वेट थोड़ी ना कर रहा था। उस इंसिडेंट के बाद से इस बेचारी को पब्लिक प्लेस पे जो भी वॉशरूम थे वहाँ जाने से भी डर लगता था। अच्छा, इसे यहाँ पे लिफ्ट देता भी है, लेकिन इस बेचारी की हालत ही ख़राब हो जाती है। अब आगे से देखती है कि वॉशरूम ही बंद था, तो यहाँ पे छाप फ़ौरन से आके उसकी हेल्प कर देता है। वो बेचारा इसको लेके काफ़ी टेंशन में था, लेकिन अब जैसे इस हालत में उसने इसकी हेल्प की थी ना, घर पे आके इस बेचारी की हालत देखने वाली कि मैं अपने ही ड्रीम बॉय के सामने ऐसे कैसे वॉशरूम जा सकती हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। बेचारी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रही होती है कि इस बात पे मुझे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। इधर इसने भी चिन्हारी की प्रोफाइल चेक करनी स्टार्ट कर दी थी कि उसे कौन कौन सी प्लेसेस पे जाना पसंद है और कौन कौन सा फूड खाना पसंद है या नहीं। इधर नेक्स्ट हमें ग्रैंडपा के पास इसे दिखाया जाता है। अपना काम ख़त्म करने के बाद वो उनसे एक्सक्यूज़ करता हुआ चला ही गया था और फिर फ़ौरन से हारी को लेने के लिए आ गया होता है। इस वक्त इतना हैंडसम लग रहा होता है कि हारी भी उससे नज़रें हटा ही नहीं पाती। ये खुद ड्राइव करके उसे उसकी प्लेस पर लेकर जाना चाहता था, बट वो बैठ जाती है कि अरे बॉस, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, आप मेरे साथ वाली सीट में बैठ जाए ना। जब तक दोनों उस रेस्टोरेंट पे पहुंचते हैं वो तो बंद ही हो चुका था। इसने भी फिर फॉरेन से एक जगह बुक करवा ली थी और ये दोनों फिर वहाँ पे ही पहुंच आए होते हैं। इसने जो फूड ट्रक यहाँ पे बुलवाया था वो तो हारी का फेवरेट ही होता है। वो फिर यही सोचने लगा था कि वाह, ये दोनों कितने अच्छे कपल हैं ना, इसके बॉयफ्रेंड ने यहाँ पे खुद मुझे इतनी दूर से बुलवाया है। खैर, हारी से कुछ देर बातें ही करता रहता, उसे उसकी पसंद का पूछने लगा था, जो कि वो बता भी देती है। अब जैसे यहाँ पे उसके शोलेस को बंद करने लगता है ना, तो ये देख के हारी तो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है। उसका ये गेस्चर उसे काफ़ी पसंद आया था। अगले दिन छा को देखते ही ना ये काफ़ी एम्बेरस फील करने लगी थी और इवन के यहाँ पे इसने तो बहुत सारी ड्रिंक भी कर ली होती है कि पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। ये जैसे फ़ोन कॉल करने के लिए साइड पे जाता है तो वापस आके देखता है कि वो तो यहाँ पे होती ही नहीं है। इसे उसकी टेंशन हो रही थी, इसलिए उसे देखने के लिए बाहर आ गया था। ये तो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होती है, तो इसलिए छा को इसे संभालना पड़ जाता है। ये भी मज़ीद अब अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाती एंड देन फ़ौरन से छा को किस कर लेती है। वो भी इसे लाइक करता था, तो इसलिए दोनों के बीच अब यहाँ पे रोमांटिक सा सीन ही क्रिएट हो गया था। वो भी अब जाहिर सी बात है अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा देर तक तो रोक नहीं सकता था। इधर रास्ते में जाते हुए अचानक रेन स्टार्ट हो जाती है, तो फिर कंगतेमू की हालत ही ख़राब हो गई थी। अब वो नहीं चाहता था कि मेरी ये हालत यहाँ पे हारी देखे, इसलिए फ़ौरन से अभी के अभी वो इसे अपनी गाड़ी में से बाहर निकाल लेता है। ये भी परेशान थी कि मैं कहाँ पे जाऊँगी। अब फिर एक जगह पे आके उसे छाता भी मिल जाता है और वो ये लेके जैसे वहाँ से जाने लगी थी तो उसे एक होटल भी सामने से नज़र आ ही गया था। एक्चुअली में रेन में ही कंगतेमू के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। इसी वजह से इसे ना तो रेन पसंद है और जैसे ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश देखता है ना तो इसकी कंडीशन भी ख़राब होने लगती है। अब जैसे बारिश रुकती है तो इसे फिर यहाँ पे हारी का ख्याल आता है कि पता नहीं वो कहाँ पे चली गई। उसका फ़ोन भी ऑफ ही जा रहा था। ये फिर परेशानी के मारे उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर हारी को एक होटल में ही दिखाया जाता है, जहाँ पे अचानक उसकी नज़र अपने फ्रेंड्स पे ही पड़ जाती है, जो कि इधर ही आए हुए थे। वो हैरान होती हैं कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हो? तुमने खुद ही तो कहा था कि इस वीकेंड पे तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना है। अगर वो इधर है तो क्या तुम हमें उनसे मिलवा सकती हो? ये परेशान हो जाती है कि अब मैं उन्हें क्या जवाब दूँ कि मेरे साथ तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं आया। अब तभी अचानक ऊपर से कंगतेमू की भी एंट्री हो जाती है। वो तो इसके फ्रेंड्स को खुद को इसका बॉयफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवाने लगा था और जैसे ही वो हारी की केयर कर रहा होता है ना, ये सब देख के वो तो एकदम शॉक ही रह जाती है। एक्चुअली में कंगतेमू को जैसे ही पता चला था कि हारी एक होटल में है, इसलिए भागता हुआ उसके पास से आया था। अब जैसे ही उसने इसके फ्रेंड्स की सारी बातें सुन ली थी, सो वो उसकी बेइज्जती इनके सामने थोड़ी ना करवा सकता था, इसलिए फ़ौरन से उसने आके कह दिया था कि मैं हारी का बॉयफ्रेंड हूँ और साथ ही साथ इन सबको खाने पे भी इनवाइट करता है कि आज का पूरा बिल मैं ही पे करूँगा। जिस तरह से वो हारी की केयर कर रहा होता है, स्पेशली उसे गिरने से बचाता है, ये देख के उसकी फ्रेंड्स तो बहुत ही जेलिस फील करती हैं कि वाओ, हारी कितनी खुशकिस्मत है ना कि उसे इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिला। इन सब के पूछने पे जैसे ही कंगतेमू बताता है कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, ये सुन के उसके फ्रेंड्स की तो शक्ल देखने वाली, स्पेशली हारी के भी हाथ से गिलास ही छूट गया था। इन सब के जाने के बाद यूरा की शक्ल देखने वाली होती है कि हारी जैसी लड़की को इतना अच्छा रिच हैंडसम बॉयफ्रेंड कैसे मिल गया। अब फिर इसने तो यहाँ पे एक रूम भी बुक करवा लिया था कि हम दोनों एक ही रूम में सोएंगे।
वरना फिर तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को पता चल जाना है कि हम तो प्रीटेंड कर रहे हैं कपल होने का। ये कहती है कि ठीक है, आप बेड पे जाके सो जाए और मैं सोफ़े पे ही लेट जाऊंगी। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो ठीक है, अगर तुमने सोफ़े पे सोना है तो सो जाओ, जब सो जाओगी तो उसके बाद मैं तुम्हें उठा के बेड पे लिटा दूंगा। वो कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी से ही बेड पे ही सो जाती हूँ। इधर जैसे ही यहाँ पे मिनवू वापस आता है काम पे तो ये उसे बता देती है कि क्या तुम्हें पता है, हारी ने तुम्हें शायद नहीं बताया होगा कि कंग तेमू उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुन के वो भी एकदम शॉक ही रह जाता है कि क्या। इधर ये अपने फ्रेंड्स को ही फिर मैसेज के रिप्लाई करने लगी थी और साथ ही साथ तेमू की भी तारीफ़ करती है कि आज तो आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। अब उसे क्या पता कि ये तो सच में ही उसे कितना ज़्यादा पसंद करता है। अगले दिन फिर ये उसे कॉल करके फ़ौरन से उठा देता है और साथ ही साथ इसने बहुत सारी ड्रेसेस भी भेजी थी कि यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट करके ना खुद पहन लेना। ये भी अपना एक फेवरेट ड्रेस चूज़ करके फिर बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ अगर जोंगसू को देखा जाए तो उसकी जैसे ही आँख खुलती है तो खुद को छा के ही रूम में पा के ना एकदम सरप्राइज ही रह गई थी कि मैं इधर कैसे पहुँची। मिनवू इससे कोई बात करने के लिए आता ही है कि तभी ऊपर से अचानक फिर तेमू की भी एंट्री हो चुकी थी। वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। खैर इन दोनों को इकट्ठे में देख के ना यहाँ पे मिनवू बहुत ही जेलस फील करता है। इसका मतलब कि हो ना हो वो बिहारी को पसंद ही करने लगा था। योंगसू बेचारी अभी तक ही शॉक में होती है और ये भी रिमेम्बर करने लगी थी कि आखिर रात को क्या हुआ था। किस वाला भी सीन उसे याद नहीं होता और जो इसने वन नाइट स्टैंड उसके साथ किया था वो भी भूल चुकी थी। ऊपर से इतने में ये तो उसके लिए खाना ही लेके आ जाता है कि हम दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे, बट ये उससे एक्सक्यूज़ कर लेती है कि सॉरी मैं नहीं खा सकती हूँ, अभी मुझे जल्दी है, और हाँ हमारे बीच रात को जो कुछ भी हुआ था ना वो भूल जाना। ये सुन के वो सरप्राइज़ कि क्या वो मैं सब कुछ भूल जाऊँ। इधर कंग तेमू को अभी फ़िलहाल के लिए मीटिंग पे जाना था तो वो कह देता है कि ठीक है तुम चले जाओ, हाँ हारी हमारे साथ ही रुकेगी। अब वो भी कैंसिल कर देता है अपना प्लान कि ठीक है मैं भी हारी के साथ ही रुक जाता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। वो जैसे इसका हाथ पकड़ के इसे ऊपर लाने की कोशिश करता है ना तो ये उसका हाथ झटक के वहाँ से चली गई थी। अब सारी फ्रेंड्स इनसे यही पूछने लगी थी कि आखिर आप दोनों कब मिले थे और डेटिंग करना कब स्टार्ट की। अब ये उन्हें बताता है कि फर्स्ट हमारी मुलाकात एक ब्लाइंड डेट पे ही हुई थी, उसके बाद हारी की क्रेजी हरकतें देख के मुझे तो इससे फर्स्ट साइट लव ही हो गया था। उस वक्त ये बहुत ही क्यूट लग रही थी। इनकी ये बातें सुन के यहाँ पे इसकी फ्रेंड्स तो स्माइल करने लगती हैं कि वाकई में हारी तो हमारी है ही काफ़ी क्यूट। अभी तक तो मिनवी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये दोनों वाकई में रिलेशनशिप में हैं, तो वो उसका डाउट क्लियर कर देते हैं कि हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे ये लोग फिशिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो फिर मिनवू से मुकाबला ही लगाने लगा था। हारी बेचारी को फिर इसे सपोर्ट करना पड़ जाता है। थोड़ी देर के बाद अचानक ही इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। अब वो फिर फ़ौरन से इसे लेता हुआ हॉस्पिटल जाने लगता है कि मेरे सारे कामों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो तुम्हारी लाइफ है। दूसरी तरफ हमें फिर छाक को ही दिखाया जाता है। बेचारा बहुत ही अपसेट लग रहा था कि ये क्या बात हुई, वन नाइट स्पेंड करने के बाद उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया था कि वो सब कुछ भूल जाऊँ। मैं ऐसे थोड़ी ना बोल सकता हूँ, मैं भी तो उसे इतना ज़्यादा लव करता हूँ। ये फिर हॉस्पिटल आने के बाद यहाँ पे ही सो गई थी। अब वो इसके जागने का वेट करने लगता है। जैसे इसकी आँख खुलती है तो वो यहाँ पे कंग तेमू को थैंक यू बोलने लगी थी कि आपने अपना इतना वक्त बर्बाद करके मुझे ही हॉस्पिटल लेके गए। जैसे उसे गुड बाय कहते हुए जाने लगती है तो वो फ़ौरन से पीछे आता है। अब फिर मज़ीद वेट नहीं कर सकता था, इससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही लेता है कि हारी सच में मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। ये तो कब की बात है, बस तुमसे कभी कन्फेस कर ही नहीं पाई। अभी अगर तुम मुझे जवाब नहीं देना चाहती हो तो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें वक्त दे देता हूँ, फिर सोचने के बाद ना मुझे जवाब दे देना। ये तो सोच रही थी कि कहीं मैं वो ड्रीम तो नहीं देख रही थी कि क्या सच में कंग तेमू ने मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की हैं। इसकी मैं इसके लिए एक ड्रेस बाय करके लाई थी कि ये प्रीटी है, तुम कल ऑफिस पहन के जाना। आज तो ये जैसे ही पहन के जा रही होती तो तभी अचानक इसे याद आता है कि ओह नो, कहीं कंग तेमू मुझे ये देख के ये भी ना समझने लगी कि मैं उसके लिए तैयार होके आई हूँ। इसलिए फ़ौरन से जाके अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है कि अभी मुझे उन्हें कोई भी जवाब नहीं देना। उधर ऑफिस में ये तो यही सोच सोच के परेशान हो रहा होता है कि मैंने जो हारी को टाइम दिया है सोचने का, क्या वो सही किया मैंने। तभी अचानक ही ऊपर से ग्रैंडपा की एंट्री हो जाती है। वो तो आज इस पर बहुत ज़्यादा भड़के हुए लग रहे थे। एक्चुअली में उन्होंने एक डिटेक्टिव ने इसके पीछे लगाया हुआ था और इन्हें एक तस्वीर मिली थी कि ये किसी और लड़की के साथ है, हालांकि वो था तो शिनहारी के साथ ही। अब फिर इसकी शामत उनके हाथों आ ही जाती है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, ग्योमी को यहाँ पे चीट करने की कोशिश कर रहे थे। ये कहता है कि अरे ग्रैंडपा रुके तो सही, मेरी बात तो सुने। एक्चुअली में मेरा और ग्योमी का ब्रेकअप हो चुका है। अब उसके बाद ही तो मैं डेट पे गया था, अब मैं भला कैसे ग्योमी को चीट कर रहा हूँ। अब इनके ब्रेकअप का सुन के ना ग्रैंडपा थोड़े से अपसेट हो जाते हैं कि ग्योमी बहुत ही अच्छी लड़की थी।
अपनी बेस्टी के साथ मिलके योंगसू से सारी बात का बता देती है कि कैसे वो ना रात को छा के साथ सोई थी और सुबह उठते ही इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मुझे कुछ भी याद नहीं था, तो इसलिए मैंने जल्दी में छा को कह दिया था कि वो सब कुछ भूल जाए। और फिर अपना दुख दर्द जैसे उससे शेयर करती है ना, तो थोड़ी देर के बाद अचानक इसकी नज़र पड़ जाती है कि ये तो कंग तेमू के साथ है और फ्रेंड्स इसे यहाँ पे कांग्रेट्स कह रही हैं कि तुम तो बहुत लकी हो कि तुम्हें इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिला। इससे पूछती है कि सारी बात मुझे फ़ौरन बताओ, आखिर ये मामला क्या। तो ये भी कह देती है कि हाँ बस बॉस ना मेरे बॉयफ्रेंड बनने का ही कल प्रिटेंड कर रहे थे, मैं एक मुसीबत में फंस गई थी, ऐसी और कोई बात नहीं है, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। बाकी जो उसने प्रपोज किया था फिलहाल उस बारे में इसे नहीं बताती। छा को जहाँ भी देखती है योंगसू छुपने की कोशिश करने लगी थी। अब वो फिर इसके पास आके यही कहने लगा था कि एक दफ़ा तो तुमने मुझे कह दिया ना कि वो सब कुछ भूल जाओ, तो मैं भूल चुका हूँ, इसलिए तुम्हें अब मुझसे छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे पीछा छुड़ाना है तो छुड़ा सकती हो। अब ये फ़ौरन से उसके पास आ जाती है कि देखो जैसा तुम समझ रहे हो ना ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं भी तुमसे लव करती हूँ। एक्चुअली मैं रात को हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था ना मुझे याद नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि वो सब कुछ भूल जाओ। अब फिर मैं ये भी सोच रही थी कि अगर तुम्हें पता चल गया कि मुझे कुछ भी याद नहीं है तो तुम मुझे लेके फिर क्या बातें बनाओगे। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। खैर अब नाराज़गी ख़त्म कर अब से रिलेशनशिप में आने का भी डिसाइड कर ही चुके होते हैं कि जो भी हो जाए हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हारी बेचारी इतनी ज़्यादा कंफ्यूज लग रही होती है कि क्या ही बताऊँ, उसे समझ ही नहीं आ रही होती। खैर ये भी जानती थी कि मेरा बैकग्राउंड और बॉस के बैकग्राउंड का बहुत ही फ़र्क है, वैसे भी हम दोनों कभी एक हो ही नहीं सकते हैं। आज मजबूरी में मिनवू के साथ ना इसे कमर्शियली शूट करना पड़ गया था। अब ये दोनों मुस्कुरा के जैसे ही कैमरा के आगे बातें कर रहे होते हैं ना, जैसे अब इन दोनों पे यहाँ पे कंग तेमू की नज़र पड़ती है, तो तब उसका तो जेलसी के मारे बुरा हाल के आखिर इसे यहाँ पे किसने भेज दिया। ये बेचारी भी उन्हें देख के सरप्राइज। इसी दौरान ही ना इसे कोई सोया सॉस नीचे गिर जाता है। उसे टेंशन हो रही थी कि कहीं यहाँ पे हारी को चोट तो नहीं लग गई। वो उसे पूछने के लिए जाना चाहता था बट छा मना कर देता है कि ऐसे मत जाए वरना सारे लोग बातें ही बनाएंगे। खैर अब मजीद कंट्रोल नहीं कर सकता था, फौरन से हारी के पास आ जाता है कि क्या तुम मुझे अब जवाब दोगी कि तुम मुझे लेके क्या सोचती हो। तभी अचानक ऊपर से ग्रैंडपा की एंट्री हो जाती है। जानता था कि ग्रैंडपा को तो शिनहारी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए इसे लेके एक साइड पे ही चुप जाता है। ग्रैंडपा उससे कोई बात करने के लिए आए थे, उससे मिलना चाहते थे, बट दोनों फिलहाल तो छुपे हुए होते हैं ना, तो इसलिए ग्रैंडपा को पता ही नहीं चलता और ये फिर फौरन से वहाँ से चले जाते हैं। अब ये फिर से उससे अपने लव की कन्फेशन करता है कि प्लीज़ मुझे सच सच बता दो, क्या तुम्हें भी मुझे लेके फीलिंग्स हैं या नहीं है। वैसे भी मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ, अगर तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहती हो तो बेशक कर दो, मैं भी हार नहीं मानने वाला हूँ। ये भी कह देती है कि सॉरी हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। खैर अब यहाँ पे जैसे वो उसके क्लोज आता है तो ये भी अब अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाती, फर्स्ट उसे ही किस कर लेती है। ये देख के वो भी सरप्राइज है। अब जैसे ही थोड़ी देर के बाद इसे रियलाइज होता है ना कि ये मैंने क्या कर दिया, उसे एक्सक्यूज करते हुए चली जाती है कि आप ये सब कुछ भूल जाना, ये तो बस मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी। ये हैरान था कि क्या इतना कुछ करने के बावजूद भी कह रही है कि मुझसे बस गलती हो गई थी, आखिर खुद को समझती क्या है। रात को तो दोनों ही उस किस को याद करके काफ़ी ब्लश भी करने लगे थे। दोनों को एक दूसरे से लव था। अब वो इसे बार बार कॉल्स करता है लेकिन ये पिक ही नहीं कर रही होती। आज तो कंपनी में कंग तेमू की मुलाकात योंगसू की ही एक आंटी से हो जाती है और वो तो इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी। उन्होंने तो डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी बेटी की शादी ना कंग तेमू से ही करवाऊंगी, कितना हैंडसम है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा रिच भी। इधर ये बातें करते हुए छा को सुन लेता है कि वो किसी लड़की के साथ ही जाना चाह रहा था, तो ये भी कह देता है कि ठीक है मैं ना आज रात एक पर्सनल काम के लिए जा रहा हूँ, सो तुम फ्री हो, जिसके साथ भी जाना चाहते हो ना तो जा सकते हो। किसी और के साथ भलाई से कोई पर्सनल काम कैसे हो सकता था सिवाय हारी के। उसे कहता है कि ये जो तुमने मुझे किस की थी ना उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। अब हारी बेचारी परेशान हो जाती है कि उसकी भरपाई आखिर मैं कैसे कर सकती हूँ, इसलिए उसे कुछ और सोचता नहीं है। तो फ़ौरन से इसे एक रेस्टोरेंट लेके आ गई थी कि आप यहाँ पे जो भी खाना चाहते हैं ना खा लें, उसका बिल मैं ही पे करूँगी। अब जैसे यहाँ पे उनकी कीमतें देखती हैं तो बेचारी का सर ही घूम जाता है कि ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। खैर फिर भी क्या ही करती, अब तो अपने फिर से इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाती है। फ़ौरन से एक्सक्यूज़ करते हुए साइड पे ही चली गई थी। जैसे ही वापस आती है तो इसे पियानो बजाते हुए देखती है। यहाँ पे काफ़ी हैंडसम भी लग रहा था और वो ये बहुत अच्छे से प्ले भी करता है। ये सब देख के ना हारी तो उससे एक दफ़ा फिर से इम्प्रेस हो जाती है। यहाँ का बिल तो कंग तेमू ने ही फिर पे कर
दिया था। वो कहती है कि देखिए मैंने कहा था ना कि मैं आपकी भरपाई कर दूंगी, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया। ये भी कह देता है कि अरे कोई बात नहीं है, वैसे भी अगर भरपाई की ही बात करनी है तो जो तुमने मुझे किस की थी उसके बदले में मैं भी तो कर सकता हूँ ना। ये कहती है कि नहीं, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी, वैसे भी इसके बाद अगर आप मुझे जो करने को कहोगे ना तो मैं वो कर सकती हूँ। इधर आज खुद ही अपने हाथों से खाना बना के इसने छा को सरप्राइज दिया था, लेकिन बेचारा जैसे इस खाने को टेस्ट करता है तो इसकी तो हालत ही खराब हो जाती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरा बनाया है। उसके बार बार पूछने पे यहाँ पे इसमें जो भी नुक्स थे उसे बता देता है। ये सुन के इस बेचारी का फेस ही उतर गया था कि मैंने इतनी मेहनत से इसके लिए खाना बनाया था और इसे अच्छा भी नहीं लगता, कम से कम अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ ही कर देता। इधर ये मैडम ग्रैंडपा से मिलने के लिए आ गई थी कि अब इन्हीं से ही अपनी बेटी की शादी की बात करूंगी कि वो कंग तेमू की और उसकी ब्लाइंड डेट का अरेंज करें। अब योंगसू को लग रहा था कि जैसे कि आज ये मुझे कहीं डेट पे ही लेके आया है, बट ना, वो तो इसे अपने साथ कोई ट्रेनिंग पे ही चलने को बोलने लगा था। इस बेचारी की और शक्ल उतर जाती है कि ये क्या बात हुई। वीकेंड पे भी उसने इसे मैसेज करके ना खुद से मिलने के लिए बुलवा लिया था। ये भी फ़ौरन से पहुंच आई होती है कि अब क्या ही कह सकती थी, वैसे भी इसके बदले से कुछ तो करना ही था ना। वो भी कह देता है कि तुम्हें ना मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं ही खर्च करूँगा, बस अपना कीमती टाइम ना तुम मुझे देती रहो। वो इसकी बात सुन के काफ़ी हैरान तो होती है। खैर यहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क में दोनों खूब सारी मस्तियाँ करते हैं, इंजॉय करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इवन कि इसके साथ तेमू बहुत ही खुश लग रहा था। इसके बाद वो उसे अपनी फेवरेट प्लेस पे भी लेके आ गया था, जहाँ पे वो कभी किसी को लेके आया ही नहीं होता। योंगजी का तो चल चल के काफ़ी बुरा हाल होता है। वो फिर एक जगह पे थक हार के बैठ जाती है और इससे कंग तेमू के बारे में ही बात करने लगती है कि वो आखिर खुद को समझता क्या है, हर बार मेरी सहेली को बहुत ही तंग करता रहता है। ये कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वैसे भी शिनहारी ने जो किया था उसका रिवेंज लेना तो बनता ही था, तुम दोनों ने कौन सा अच्छा किया था उसके साथ। ये कहती है कि एक मिनट, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो तुम मेरी साइड लेने की बजाय उस तेमू की क्यों ले रहे हो। वैसे भी उसके साथ ही आज डेट पे आ जाते ना तो मेरे साथ आने की क्या ज़रूरत थी। ये तो अच्छा खासा उस पर गुस्सा करती हुई ना वहाँ से जाने लगती है। इधर ये भी हारी को बता रहा होता है कि आज मैं तुम्हें जिस जगह पे लेके आया हूँ ना, एक्चुअली में बचपन में मैं अपने मॉम डैड के साथ ही आया था। उनका जिक्र करते करते यहाँ पे ये बेचारा बहुत ही अपसेट हो जाता है। ये भी कहने लगा था कि वैसे भी ग्रैंडपा के सामने तो मैं उनका जिक्र इसलिए नहीं कर सकता, वरना वो फिर मुझ पे सिंपैथी दिखाने की कोशिश करते हैं। हारी उसकी बातें सुन के इससे पहले कि कोई भी जवाब देती, अचानक ही उसे मॉम की कॉल आ जाती है। यहाँ पे एक इमरजेंसी हो गई थी, जहाँ पे अपना गुस्सा दिखाते दिखाते बेचारी के नीचे गिरने की वजह से पाँव पे चोट भी लग जाती है। वो फिर अब इसे उठा के वहाँ से लेके जाने लगा था। अब ये उसकी पर्सनैलिटी से ना एक दफ़ा और इम्प्रेस हो जाती है कि वाकई में मैंने एक बात नोट की है कि मैंने तुम पे इतना ज़्यादा गुस्सा किया, चिल्लाई, बट नहीं, तुमने आगे से एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो तुम। और यहाँ पे फिर से इसे किस कर लेती है कि तुम ना बहुत ही अच्छे हो। इधर हारी को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। ना सिर्फ उसकी मॉम को, यहाँ पे डैड की भी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अब हॉस्पिटल के सारे बिल्स तो कंग तेमू ने ही पे कर दिए होते हैं और साथ ही साथ इनके लिए एक प्राइवेट बड़ा सा रूम भी बुक करवा लिया था। मॉम डैड हैरान होते हैं और इससे पूछते हैं कि ये कौन है। वो बताना तो चाह रहा था कि मैं इसका बॉस हूँ, बट फ़ौरन से हारी कह देती है कि ये मेरा एक कॉलीग है और कोई बात नहीं है। मॉम तो इधर कंग तेमू से बहुत इम्प्रेस लग रही होती हैं कि ये ना सिर्फ काइंड है बल्कि काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट एंड हैंडसम भी है। इधर जैसे ही ये साहब हारी के रूम में आते हैं ना तो अचानक इसकी नज़र कंग तेमू और उसके कॉन्ट्रैक्ट पे ही पड़ गई थी। ये अब सरप्राइज होकर रह जाता है कि क्या वो दोनों कपल होने का प्रिटेंड कर रहे हैं, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं पता चली। बाहर आके ये साहब फिर से उसे कहते हैं कि ठीक है, तुमने वैसे तो मुझे कुछ नहीं दिया है, चलो किसके बदले में किसी कर लेते हैं। इससे पहले कि ये दोनों और कोई बात करते, ऊपर से अचानक ही वो साहब आके ना कंग तेमू को ही मुक्का मार देते हैं कि तुम्हारी आखिर हारी के साथ अब आने की हिम्मत भी कैसे हुई। मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों कपल होने का प्रिटेंड कर रहे हो, इसलिए आइंदा के बाद इससे दूर ही रहना। इससे पहले कि इन दोनों के बीच कोई भी लड़ाई झगड़ा होता, आगे से हारी आ जाती है। वो कहती है कि प्लीज़ बाज आ जाए, यहाँ पे फाइट मत करें। बाद में मिनवू से आके कह देती है कि देखो, मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, इसलिए तुम्हें अब इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब चाहे हम प्रिटेंड कर रहे हैं या जैसे भी है, तुम हमारे मामला से दूर रहना। आज इसने हारी की जितनी भी हेल्प की थी वो बाद में से थैंक यू का मैसेज कर देती है। ये भी कहने लगी थी कि जो बिल पे किया था ना, उसके भी सारे पैसे मैं तुम्हें लौटा दूंगी। अगले दिन छा को ड्रॉप करने के लिए यही आई होती है और इन दोनों को साथ में देख के अब इसे भी पता चल गया था कि ओ, छा किसी और को नहीं बल्कि योंगजू को ही डेट कर रहा था। वो इससे नाराज़ भी होता है कि आखिर तुमने ये बात मुझसे छुपाई ही क्यों थी।
अब खैर ये परेशानी क्या कम थी, ऊपर से ग्रैंडपा भी आ जाते हैं कि आज रात मैंने तुम्हारी डेट फिक्स करवा दी है और तुम्हें वहाँ पे जाना ही पड़ेगा बरखुरदार, वरना फिर तुम्हें पता है ना कि इस कंपनी का फाउंडर मैं ही हूँ। इस बात को भी तुम अच्छे से ही जानते होगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हारी अपनी ही टीम के एक कंपटीशन में ही आई हुई थी। यहाँ पे यही अनाउंसमेंट की जाती है कि आज जो भी जीतेगा ना उसे मिस्टर कंग तेमू के साथ डिनर पे जाने का मौका मिलेगा। ये सुन के हारी भी सरप्राइज रह जाती है कि ओह, तो उसके साथ अगर मैं ना जीती तो कोई और लड़की भी जा सकती है। हालांकि इसके हाथ पे चोट लगी थी, फिर भी इसने हर हाल में ये कंपटीशन जीतने का ही फैसला कर लिया था कि मिस्टर कंग तेमू के साथ सिर्फ और सिर्फ मैं ही जा सकती हूँ। इन दी एंड वो ये कंपटीशन जीत ही जाती है। मीन के नेक्स्ट यही कंग तेमू के साथ जाने वाली थी। अब जैसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करने के लिए आती है तो तब इसे पता चल जाता है कि ग्रैंडपा ने फिर से मिस्टर प्रेसिडेंट के लिए एक और ब्लाइंड डेट का अरेंज कर दिया। ये सुन के हारी तो बहुत ही जेलस फील करने लगी थी। अब यहाँ से वापसी पे बहुत सोचने के बाद इसने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं मानती हूँ कि वाकई में मुझे कंग तेमू से लव हो चुका है। फाइनली चाहे जो कुछ भी हो जाए उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके रहूँगी। फ़ौरन से उसे कॉल करती है कि आपको ब्लाइंड डेट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके पास ही आ रही हूँ, सो आप मेरा वेट करना। और हाँ, मैंने सोच लिया है, मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। ये सब कुछ मैं अपने मन से ही कह रही हूँ। ये सुन के कंग तेमू तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये दोनों ही भागते हुए एक दूसरे के पास से जाने लगे थे। फाइनली एक दूसरे पे इनकी नज़र पड़ी चुकी होती है। अब यहाँ पे तेमू कह देता है कि देखो, अब अगर तुम मेरी तरफ कदम बढ़ा ही रही हो ना तो फिर मैंने कभी भी तुम्हारे साथ नहीं छोड़ना है, तुम्हें हमेशा ही मेरे साथ रहना पड़ेगा। ये भी मान जाती है एंड देन फ़ौरन से तेमू के पास आके उसे किस कर लेती है। तेमू ने अपनी जगह पे मिस्टर छा को ही ब्लाइंड डेट पे भेज दिया था और वो मिस जुंग से अपोलोजाइज कर रहा होता है कि एक्चुअली में कंग तेमू किसी और को पसंद करते हैं तो इसलिए वो आपसे शादी नहीं करेंगे। अगले दिन सुबह ही सुबह ये तो हारी के घर के बाहर ही पहुंच आया था और उसे कॉल करता है कि फ़ौरन से रेडी होके नीचे आओ, हम दोनों अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए जाएंगे। ये भी तैयार होके आ ही गई थी। वो इसे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पे लेके आते हैं और स्पेशल खुद अपने हाथों से उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाने लगा था। ये देख के हारी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज होकर जैसे इसकी फ़ोटो क्लिक करने लगती है तो अचानक ही उसका हाथ लगने से एक स्पून नीचे गिर गया था। ये उठाने के लिए जैसे नीचे बैठता है तो ये देख के सरप्राइज के हारी ने तो सैंडल्स ही दोनों डिफरेंट पहने हुए थे। ये बेचारी बहुत ही एम्बैरस होती है कि इसने मुझे ऐसे देख लिया। एक्चुअली में इसके साथ आते हुए ना वो इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि जल्दी में फिर उसने शूज़ अलग अलग पहन लिए। वो कहता है कि कोई बात नहीं है, ऐसा तो कभी कभी इंसान के साथ हो ही जाता है। खैर ये फिर ब्रेकफास्ट करके फ़ौरन से ऑफिस के लिए निकल पड़ी थी। कंपनी पहुँच के तेमू छा से कहता है कि मुझे लेडीज़ सैंडल्स चाहिए। इस तरह उसे भी पता चल गया था कि ओह, तो बॉस किसी को डेट कर रहे हैं। शिनहारी के पास एक पर्सन आता है कि ये आपके बॉयफ्रेंड ने आपके लिए सैंडल्स भेजे हैं। ये सुन के उसके कॉलीग्स भी सरप्राइज रह जाते हैं कि हारी, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है? तुमने कभी हमें बताया ही नहीं। वो कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, योंगसू ने ही भेजे होंगे, वरना मेरा कहाँ बॉयफ्रेंड हो सकता है। बाद में तेमू ने जैसे ही देखा था कि इसने तो उसके भेजे हुए सैंडल्स पहन लिए हैं, इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। खैर यहाँ पे एक बहाने से उसे अपने साथ डेट पे चलने को ही बोलने लगा था। ये तो घबरा के मारे ना अचानक ही थप्पड़ से उसका टैब नीचे गिरा देती है। फिर यही कहने लगी थी कि उसके ऊपर एक मक्खी बैठी हुई थी, मैं तो बस उसे भगाने की कोशिश कर रही थी। वो फिर बाद में इसे कॉल करता है, लेकिन ये अपने कॉलीग्स के आसपास होने की वजह से ना उनकी कॉल पिक ही नहीं कर पा रही होती और ये परेशान हो रहा होता है कि हारी मुझे इग्नोर करने की आखिर कोशिश क्यों कर रही है। इधर छा को अचानक ही जुंग का मैसेज आ जाता है, पता नहीं उसने इसका नंबर कहाँ से ले लिया था। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये मैडम तो छा से की पर्सनालिटी से इतना इम्प्रेस हुई थी कि फ़ौरन से उसे अपने साथ डेट पे चलने को ही बोलने लगी थी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कंग तेमू के असिस्टेंट हो, और बार बार अब भी उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही होती है मैसेजेस करके। ये बहुत इरिटेट होता है। अपनी कज़न को जलाने के लिए जुंग ने तो उसे भी बता दिया था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। ये सुन के इसकी मम्मी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि इसका मतलब ये कंग तेमू के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी है। फ़ौरन से ग्रैंडपा के पास पहुंचती हैं कि आपको दोनों बच्चों का कुछ करना पड़ेगा। तेमू ने ये नहीं बताया कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। मिनवू का हारी का आज इंटरव्यू होता है, तभी ऊपर से कंग तेमू की एंट्री हो जाती है। वो तो अभी के अभी हारी को अपने साथ डिनर करने पर चलने को ही बोलने लगा था। सबको ये भी बता रहा होता है कि कल जिसने भी कंपटीशन जीता था उसे ही मेरे साथ डिनर करने का मौका मिलना था ना, तो मुझे पता चला है कि वो हारी थी। सारे ही कॉलीग्स तो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे होते हैं कि हारी तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें प्रेसिडेंट के साथ आज डिनर करने का मौका मिला। ऊपर से वो खुद ही से पिक करने के लिए भी आ गया था।
ये मैडम तो ड्रंक कंडीशन में छा के अपार्टमेंट के बाहर ही पहुंच आई होती है कि तुमने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ। इधर इसकी हालत इतनी ख़राब होती है कि इस बेचारे को उसे अपने अपार्टमेंट के अंदर लेके जाना ही पड़ गया था। अचानक से ऊपर से योंगसू की भी एंट्री हो गई थी। ये बेचारा फ़ौरन से उसे वहाँ से भेज देता है कि अंदर ना कंग तेमू है, इसलिए तुम अभी फ़िलहाल ना आओ, हम बाद में मिल लेंगे। हारी तो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पे ही इसे लेके आई होती है। जैसे ही वो आंटी को इसे अपना बॉयफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवाती है ना, ये सुन के तो तेमू को बहुत अच्छा लगता है और इसी खुशी में आके उसने आज यहाँ पे मौजूद सभी गर्ल्स का बिल पे करने का ही डिसाइड कर लिया था। बाहर आके ये भी कह रहा होता है कि मैं तो चाहता हूँ कि सबको पता चले कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन हारी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। वैसे भी ग्रैंडपा कहाँ उससे खुश होते हैं, अभी फ़िलहाल ग्रैंडपा को भी तो मनाना बाकी था। ये अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता और फ़ौरन से हारी को आके किस कर लेता है। इधर इस बेचारी की हालत ख़राब होती है, इसका कोई और फ्रेंड नहीं होता तो इसलिए योंगसू को बता देती है कि मैं जिस लड़के को पसंद करती हूँ वो बार बार मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें मुझे कुछ बताओ कि क्या करूँ। ये कहती है कि तुम्हें भी हार नहीं माननी चाहिए, उसके पास जाओ, उससे फिर से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करो, हो सकता है कि वो मान जाएगा। ये सुन के वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यूरा की हालत ख़राब थी। आज ही उसने ना मिनवू को कह दिया था कि मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए उनसे मिल लो और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। बट वो इनकार कर देता है कि अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में इस बारे में सोचूंगा। अगले ही दिन जुंग तो छा से मिलने के लिए ऑफिस ही पहुंच आई थी और तेमू को बताने लगती है कि मुझे तो छा से फर्स्ट साइट लव ही हो गया था, उस दिन डेट पे आप नहीं यही आया था ना। इन दोनों की ये बातें ग्रैंडपा ने भी सुन ली होती हैं। अब जैसे उन्हें पता चलता है ना कि कंग तेमू ने अपनी जगह पे छा को ब्लाइंड डेट पे भेजा था, वो तो उस पर यहीं पर ही अपना गुस्सा निकालने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ना मुझे तो इतनी ज़्यादा टेंशन होती है ना कि मैं आखिर क्या ही करूँ। इसे डांटते डांटते अचानक ही उनके पेट में बहुत दर्द होने लगा था। कहते हैं कि वॉशरूम कहाँ पे है, मुझे वहाँ पे जाना है। इधर आज ही इन सबको पता चल गया था कि इनके दो कॉलीग्स तो आपस में डेट कर रहे हैं और उन्हें मालूम ही नहीं था। खैर वो बेचारा इतना ज़्यादा एम्बैरस होता है कि छुपने की कोशिश करने लगा था, बट उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि इसमें एम्बैरस होने की क्या बात है, कहाँ छुपने के लिए जा रहे हो। इन दोनों की लड़ाई झगड़े को मिटाने के चक्कर में बेचारी हारी का शूज़ यहाँ पे गिर गया था। वो इस वक्त जेंट्स वॉशरूम के बाहर खड़ी होती है। जैसे ही ग्रैंडपा की आवाज़ सुनती है तो बेचारी फ़ौरन से भागती हुई वॉशरूम में ही छुप गई थी। उसका शूज़ देख के ये तो पहचान ही गया था कि ओह नो, यहाँ पे हारी कैसे पहुँच आई। अब फिर ग्रैंडपा के कहने पे वो बेचारी बाहर निकल आके उनसे अपोलोजाइज करने लगी थी कि बस मुझसे गलती हो गई थी, मैं यहाँ पे आ गई। ग्रैंडपा को तो वैसे ही शिनहारी पसंद नहीं थी, उस पर और ज़्यादा भड़क जाते हैं कि आखिर तुम जेंट्स वॉशरूम में कर ही क्या रही थी। उन दोनों की मिस्टेक की वजह से इस बेचारी को अपॉलोजी लेटर लिखना ही पड़ जाता है। ग्रैंडपा भी वो पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी भी शिनहारी को माफ़ नहीं करने वाले थे कि उसने जो भी किया है ना उसके लिए तो मैं उसे कभी नहीं बख्शूंगा। ये सारी बातें सुन के कंग तेमू को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता अपनी गर्लफ्रेंड के खिलाफ। भला कौन ऐसी बातें सुन सकता था। बाद में जैसे ही देखता है कि ये सारे कॉलीग्स फिर बाहर खाना खाने के लिए जा रहे हैं तो वो भी इनके साथ ही आ गया था। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता, इसलिए खुशी के मारे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी कर लेते हैं और टून भी हो गए थे। बचपन में छा को जिसने भी पाला था वो उससे योंगसू को मिलवाना चाहता था, इसलिए उसने उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था। ये जैसे जा रही होती है तो अचानक इसकी नज़र जुंग पे पड़ जाती है। वो बहुत ही अपसेट थी और काफ़ी लॉनली फील कर रही थी, तो इसलिए ये भी उसे अपने साथ ही रेस्टोरेंट पे चलने को बोलती है। आगे आके जैसे छा को देखती है, बेचारी तो एकदम शॉक ही रह गई थी। तो क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि योंगसू ही है। ये सब देख के अब जैसे उसे पता चलता है कि जिस लड़के को ना ये लाइक करती थी वो छा ही था, तो इस बात से उस पर गुस्सा करती हुई वहाँ से चली ही जाती है। ये बेचारा परेशान होकर उसके पास आता है, अपोलोजाइज करने लगा था कि उस दिन कंग तेमू ने अपनी जगह पे मुझे ब्लाइंड डेट पे भेज दिया था। बस वो बात मैं तुम्हें बताना तो चाह रहा था बट बता नहीं पाया, लेकिन अभी भी नाराज़ होती है कि तुम्हें कम से कम मुझसे ये बात शेयर तो करनी चाहिए थी। हरी बेचारी को यही टेंशन खाई जा रही थी कि हर बार ग्रैंडपा से उसकी इंसल्ट होती रहती है। अब उन्हें पता चलेगा कि मैं तो उनके पोते के साथ रिलेशनशिप में हूँ, पता नहीं क्या होना है। एक ड्रंक लड़की ना इन दोनों को हाथ पकड़े हुए देख लेती है और सबको बताने लगी थी कि ओ प्रेसिडेंट और हारी दोनों रिलेशनशिप में है। पर प्रेसिडेंट ने हारी का हाथ पकड़ा हुआ है। वो फौरन से हाथ छुड़ा के कह देती है कि नहीं ऐसी बात तो नहीं है, तुम काफ़ी ड्रंक हो चुकी हो ना, तो इसलिए उसकी बातों पर कोई विश्वास ही नहीं करता। वो सभी इसे लेके वहाँ से जाने ही लगे थे। पीछे से सिर्फ
सिर्फ हारी और कंग तेमू ही बच जाते हैं। तभी अचानक ग्रैंडपा की नज़र इन दोनों पे पड़ जाती है। वो तो गुस्सा निकालने के लिए फिर से आ गए थे और यही कहने लगते हैं कि आखिर इस वक्त तुम इतनी आधी रात को इसके साथ क्या कर रहे हो। इसे तो बहुत टेंशन हो रही होती है कि अब ग्रैंडपा को कैसे समझाएंगे। तभी सारे कॉलीग्स फिर से आ जाते हैं कि हम अपना फ़ोन यहीं पे भूल गए थे और वो ग्रैंडपा को बता देते हैं कि आज तो हम सभी यहाँ पे डिनर करने के लिए आए थे, तो बॉस भी हमारे साथ आ गए। खैर ये सुन के अब वो रिलीफ फील करते हैं। ओह कि मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। हारी के भाई हामिन को पैसों की ज़रूरत थी। उसके मॉम डैड कहीं इमरजेंसी में जा रहे होते हैं तो उनसे पैसे मांगता है, लेकिन वो तो बिल्कुल भी नहीं देने को तैयार होते। दूसरी तरफ योंगसू ने हारी को बुलाया था कि क्या तुम्हें पता है कि मेरे रूम में बहुत ही बड़ा सा कॉकरोच घुसा है। ये फिर उसे मारने में इसकी हेल्प कर देती है। इसके बाद इसने उसे बता दिया था कि क्या तुम्हें पता है कि ब्लाइंड डेट पे कंग तेमू ने अपनी जगह पे छा को ही भेज दिया था, और इस बात से मैं उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हूँ। उसने मुझे ये बात नहीं बताई और अभी तक उसने मुझे मनाया भी नहीं है। दोनों रॉक पेपर सीजर खेलती हुई जा रही होती हैं कि इनकी नज़र अचानक इन दोनों फ्रेंड्स पे भी पड़ जाती है, जो कि फ़िलहाल इन्हीं के जैसे ही गेम खेल के कहीं जा ही रहे थे। वो अब इन्हें फॉलो करने लगती है कि आखिर ये कहाँ पे जा रहे हैं। उन दोनों का पीछा करते करते ये तो फिर ऑर्फनेज के बाहर ही पहुँच आई होती हैं। अब यहाँ पे जैसे ही छा उन्हें देखता है ना तो वो एकदम सरप्राइज़। इधर उसकी मुंह बोली मम्मी जो होती है ना, वो तो यहाँ पे योंगसू से मिलकर बहुत ही खुश हुई थी और चा से कहती हैं कि ओह तो यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जिससे मिलने की तुम मुझसे बात कर रहे थे। अब बाद में उसे छा की पूरी स्टोरी भी बताने लगी थी कि कैसे बचपन में उसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी, तो उसे फिर ऑर्फनेज में ही मैं लेके आई थी। एंड देन बाद में तेमू के ग्रैंडपा ने ही उसे अडॉप्ट कर लिया था। ये सारी बातें सुन के इसे तो बहुत ही बुरा फील हो रहा होता है। यहाँ पे इसने भी हारी को सारी बात का बता दिया था। ये जैसे ही उसकी क्यूट सी फ़ोटो देखती है ना, तो यहाँ पे इनसे कहने लगी थी कि क्या ये मैं लेके जा सकती हूँ। वो भी कहाँ मना करने वाली होती है। जानती थी कि आज तक छा उससे बहुत सारी बातें छुपाता भी आया है, बस शेयर नहीं करता है अपने दिल की बात किसी से भी। इसलिए उसे कह देती है कि मैंने ऐसे ही तुम्हें गलत समझा था। खैर अब से ना जो भी बातें होंगी ना तुम्हें मुझसे शेयर करनी ही पड़ेंगी, और मैं भी तुमसे क्या करूँगी। दोनों का फाइनली पैचअप हो ही चुका होता है। इधर हमें तेमू को ही दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त हारी को थैंक यू कहने लगा था कि तुमने मेरी जो फीलिंग्स एक्सेप्ट की है ना, ऐसे समझ लो कि तुमने मुझ पे बहुत ही बड़ा एहसान किया है। तभी अचानक ये दोनों से बुला लेते हैं कि चलो आ जाओ बच्चों के साथ मिलके खेलते हैं। सभी यहाँ पे अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे ही थक हार के बैठते हैं तो अचानक ही हारी को एमरजेंसी में कॉल आ जाती है। ये सारे मिलके हारी की ही चिकन शॉप पे पहुंच आए थे। एक्चुअली में इसके भाई ने ना चोरी करने की कोशिश की थी, तो इसी वजह से मजबूरी में इन्हें यहाँ पे आना पड़ गया। मॉम डैड अभी तक नहीं आए थे। कस्टमर्स भी आना स्टार्ट हो चुके होते हैं कि ओह चिकन शॉप खुल गई है, तो इसलिए क्या आप लोग हमें खाना सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे फिर तेमू और छा दोनों ही इन दोनों बेस्टीज़ की हेल्प करने लगते हैं और ये उसे अपना चिकन भी टेस्ट करवाती है, जो कि उसे काफ़ी टेस्टी लगा था। अब जैसे ही कंग तेमू को मौका मिलता है तो यहाँ पे वो फिर योंगसू से अपोलोजाइज ही कर लेता है कि वाकई में मुझे छा को अपनी जगह पे ब्लाइंड डेट पे नहीं भेजना चाहिए था। अब फिर अपॉलजी के तौर पे उसे एक वीडियो दिखाता है जो कि छा की थी। अब वो कौन सी होती है वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। एक गलती की वजह से हारी ने इसकी शर्ट ही ख़राब कर दी थी, इसलिए उसे रूम में ला के अपने भाई की ही शर्ट उठा के देने लगी थी कि तुम ये पहन सकते हो। अचानक ही ऊपर से डैड की एंट्री हो जाती है। ये उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंट्रोड्यूस करवाने के बाद बाहर मम्मी के पास आ गई थी कि मुझे आपको किसी से मिलवाना है, इसलिए आप हारी के रूम में फ़िलहाल के लिए ना जाएं। हारी तो मम्मी की आवाज़ सुन के इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि फ़ौरन से कंग तेमू को कहीं पे छुपाने ही लगी थी। उसको छुपाने के बाद फ़ौरन से बाहर आ जाती है। मम्मी तो यहाँ पे छा से काफ़ी इंप्रेस लग रही होती हैं कि योंगसू को बहुत ही अच्छा लड़का मिला है। खैर डैड जैसे ही हारी के रूम में जाने लगते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं कि कहीं ये वहाँ पे कंग तेमू को ही ना देख लें। खैर वो तो अलमारी में छुप गया था तो इसलिए वो उसे देख ही नहीं पाते। अब ये उसे भगाने की कोशिश में होती है। इवन के ये तो उसे कह देती है कि क्या आप विंडो कूद के जा सकते हैं। वो बेचारा हैरान कि क्या तुम्हें मुझे मारने के इरादे हैं। अब फिर बड़ी मुश्किलों से मॉम डैड से बचाती हुई ये उसे बाहर लेके ही आ गई थी। अब जैसे इसकी नज़र अपने भाई पे पड़ती है तो ये उसे छुपाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन उसकी नज़र तो इन दोनों पे पड़ी चुकी होती है। अब कंग तेमू उसे ना सिर्फ ये कह के इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं हारी का बॉयफ्रेंड हूँ, बल्कि ये भी कहने लगा था कि ये जहाँ पे काम करती है मैं उस कंपनी का प्रेसिडेंट भी हूँ। ये तो उससे बहुत इम्प्रेस होता है एंड देन इसे जीजू ही कहने लगा था। ये सुन के वो तो खुश होकर इसे पैसे देने लगा था, बट हारी इसे देने से मना कर देती है। बाद में भाई से कहने लगी थी कि देखो जो आज तुमने हरकत की थी ना वो भी मैं मॉम डैड से छुपा दूंगी, और हाँ और मेरे बॉयफ्रेंड का भी मॉम डैड को मत बताना। दोनों ही बहन भाई आपस में एक दूसरे से डील वगैरह कर लेते हैं।
योंगसू को तेमू ने जो भी वीडियो दी थी वो तो एक्चुअली में ना छाक ही होती है। यहाँ पे ड्रंक के कंडीशन में वो कोई सॉन्ग ही सिंग कर रहा था। ये देख के वो एम्बैरस होकर इसे फ़ौरन से डिलीट करने को बोलता है। एक स्ट्रेंजर ने इनकी पिक्चर्स क्लिक कर ली थी और वो योंगसू के डैड का ही भेजा हुआ आदमी होता है। उन्हें जब पता चला था कि कंग तेमू से नहीं बल्कि उनकी बेटी तो उसके असिस्टेंट से डेट कर रही है ना, तो इस वक्त उनका गुस्से के मारे बहुत बुरा हाल होता है। मिनवू हारी से मिलने के लिए जैसे ही उसके घर पे आता है तो यहाँ पे उसे पता चल जाता है कि वो तो यूरा से मिलने के लिए गई है। ये फ़ौरन से उनके पास ही जाने लगा था। यूरा शुरुआत में तो मिनवू को पसंद नहीं करती थी, लेकिन हारी से जेलिस थी कि ये कहीं उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस ना कर ले और ये दोनों रिलेशनशिप में ना आ जाए। इसलिए इससे पहले ही उसने मिनवू से अपने लव की कन्फेशन कर ली थी और उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई और वो अब वाकई में मिनवू को लाइक करने लगी थी। इसलिए हारी से कह देती है कि तुम ना उसकी लाइफ से चली ही जाओ तो यही बेहतर होगा। यहाँ पे इन दोनों की सारी बातें मिनवू ने सुन ली थी। ये उसे कह देती है कि देखो यूरा, तुम्हारी वजह से इतनी ज़्यादा परेशान है तो क्या तुम मेरी बजाय उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। उस पर गुस्सा करते हुए जाने ही लगी थी और फिर फ़ौरन से कंग तेमू को भी कॉल कर देती है कि क्या हम दोनों कल डेट पे चल सकते हैं। वो भी हाँ कर देता है। दिन रेडी होकर उससे मिलने के लिए आ गई थी। दोनों को ही खबर नहीं होती और अचानक ही यहाँ पे रेन स्टार्ट हो जाती है। ये फिर एक साथ में छाता भी लाई थी और उसे कवर कर लेती है। आज के दिन वो गाड़ी में जाने की बजाय ना एक ट्रेन में ही जा रहे होते हैं। जैसे ही वो प्यार से इसे अपने साथ बैठने के लिए बुलाता है ना, ये देख के हारी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसे एक फ्लावर शॉप पे लेके आती है कि मैं चाहती थी कि मैं ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पे आऊँगी। वो तो ये सुन के खुश हो जाते हैं एंड फिर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर बुके ना उसने इसके लिए बाई कर लिया था। फिर तभी हमें फ्लैशबैक में भी दिखाया जाता है कि हारी ने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुन लिया था। अब तभी उसे मालूम हुआ था कि कंग तेमू को बारिश इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट इसी बारिश में ही हुआ था और तभी उनकी डेथ भी हो गई और वो उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी। अब जब तक बाहर बारिश रुक नहीं जाती वो इसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट ही लेके आ गई होती है कि ये मेरा फेवरेट है और फिर बातों से ही इसका दिल बहलाने की कोशिश कर रही होती है कि बस जैसे तैसे करके बारिश रुक जाए उसके बाद ही हम बाहर जाएंगे। ग्रैंडपा को अब सारी बात का पता चल जाता है कि ग्योमी कोई और नहीं बल्कि शिनहारी ही है। इधर ये दोनों भी फिर बाहर आ ही गए होते हैं। बारिश काफ़ी थम चुकी थी। अब यहाँ पे वो इसे कह देता है कि तुम्हें कब पता चला कि मुझे बारिश पसंद नहीं है और उसके पीछे का क्या रीज़न है। मैं तो ये बात इसलिए तुमसे छुपा रहा था कि कहीं मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कमज़ोरी ना समझ ले। तेमू तो सारी बात जान गया था कि ये इसलिए मुझे रोके हुए थी कि कहीं बारिश में ही हमें जाना ना पड़ जाए। तेमू तो चाहता था कि मैं तुम्हें खुद ही घर ड्रॉप कर दूंगा, बट ये एक्सक्यूज़ कर लेती है कि नहीं, मैं खुद ही चली जाऊँगी, वैसे भी योंगसू मेरा वेट कर रही होगी। और फिर यहाँ से जाते हुए ना काफ़ी ज़्यादा अपसेट लग रही होती है। एक्चुअली में इसे मिलने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि ग्रैंडपा ने ही बुलवाया था। अब जोंग के ग्रैंडपा को शिनहारी की सारी हकीकत का पता चल गया था। वो इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रहे होते हैं और इवन के ये भी कह देते हैं कि आइंदा के बाद ना तुम्हें मेरे पोते से मिलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कहीं तुम उसके पैसों के पीछे भी तो उसके पीछे नहीं लगी हुई हो। यहाँ पे उस बेचारी को काफ़ी सारी बातें सुना देते हैं। इधर तेमू को जैसे ही पता चला था कि इस वक्त हारी ग्रैंडपा से मिलने के लिए गई है, वो तो फिर गाड़ी तेज चला के जैसे उनके पास जाने लगता है ना, तो अचानक ही उसका यहाँ पे भयानक एक्सीडेंट ही हो गया था। और इस बारे में जैसे ही ग्रैंडपा को खबर मिलती है तो हारी भी उनके पास ही खड़ी थी, वो भी सुन लेती है। ग्रैंडपा को तो अपने पोते की बहुत ही फिक्र होने लगी थी। ग्रैंडपा तो अपने पोते की फिक्र करते हुए फ़ौरन से हॉस्पिटल ही जाने लगे थे। हारी भी उनको फॉलो करते हुए यहीं पे पहुंच आई होती है। उसे देख के ग्रैंडपा भड़क जाते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तेमू को तुम अब से नहीं मिलोगी, फिर यहाँ पे क्या कर रही हो। इससे पहले कि इसे यहाँ से जाने को बोलते ऊपर से तेमू आ जाता है। शुक्र है कि उसकी कुछ ज़्यादा कंडीशन ख़राब नहीं हुई थी। वो यहाँ पे ग्रैंडपा को हारी को अपनी गर्लफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवाने लगा था कि माना पहले हम दोनों ने प्रीटेंड किया था, बट सच में हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते हैं। हारी के जाने के बाद भी वो ग्रैंडपा को मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि देखें, पहले आपने ग्योमी को भी तो एक्सेप्ट कर लिया था ना, तो हारी को क्यों नहीं कर लेते हैं। वो अभी भी मानने को तैयार नहीं होते कि मैं उस झूठी लड़की को कभी भी अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ नहीं बनाऊंगा। इधर हारी को पिक करने के लिए योंगसू आई थी। अचानक ही रास्ते में काफ़ी तेज़ बारिश हो जाती है। इसे तेमू की फिक्र होने लगी थी। भागती हुई दोबारा से हॉस्पिटल पहुँचती है। अब की बार तेमू के पास जाने से इसे ग्रैंडपा भी नहीं रोकते।
वो विंडो के पार खड़ा बारिश को ही देख रहा था। इस बार उसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, मीन के उसका ट्रॉमा थोड़ा सा तो कम हो ही चुका होता है। बातों ही बातों में वो तो हारी से अपने बचपन का भी जिक्र करने लगता है और ये भी कहने लगा था कि तुम्हें अब मैं असल हकीकत बताता हूँ कि मुझे बारिश से नफ़रत क्यों है। बचपन में जब मेरा बर्थडे था तो तब मॉम डैड कहीं जा रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी पर उन्हें बहुत ज़रूरी काम था। खैर फिर मैंने ग्रैंडपा से कह के उन्हें कॉल करवाई थी कि जल्दी से वापस आ जाएं। फिर हम लोगों ने पार्क भी जाना है, वहाँ पे अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। उस दिन काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और बस जल्दी में आते आते उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। और उसका ब्लेम मैं आज तक खुद पे ही डालता आया हूँ कि वो सब मेरी वजह से हुआ था। यहाँ पे हारी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, ये तो बस आपका वहम ही है। अब यहाँ पे ये तो यही समझ रहा था कि शायद मॉम डैड ना मुझसे नफरत ही करते होंगे कि उनकी डेथ मेरी वजह से हुई थी। ये कहती है कि ऐसी बात नहीं है, कोई भी पेरेंट्स अपनी औलाद से कभी नफरत कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए ये ख्याल ना अपने दिमाग से निकाल ही दो। वो इसे खूब सारी तसल्ली देती है। खैर इसने भी उसकी बातों पे यकीन कर ही लिया था। हारी ने रात तो हॉस्पिटल में ही बिता दी थी। अगले दिन जैसे ही उठती है तो इसे सोते हुए देख के फिर किस करती हुई वहाँ से चली जाती है। घर पे आके परेशान कि ओ नो, मॉम ने पूछ लिया कि मैं रात भर कहाँ थी तो क्या जवाब दूंगी। इसे देख के मॉम समझती हैं कि शायद ये रेडियो के ऑफिस जा रही है, इसलिए उसे गुड बाय कहने लगी थी। अब फिर यहाँ से जाते हुए अचानक ये योंगजू से इसकी मुलाकात हो जाती है, जो कि यही बताने लगी थी कि क्या तुमने अपना सोशल मीडिया चेक किया। ये कहती है कि नहीं किया। अब तभी फिर हमें दिखाया जाता है कि यूरा मैडम ने ना सिर्फ कंग तेमुकी और शिनारी की पिक्चर सोशल मीडिया पे अपलोड करके ये कहा था कि ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं, बल्कि वो तो अपने एक क्रश को भी डेट कर रही है। मीन के उसका अच्छा खासा स्कैंडल बना दिया था। ये वाली न्यूज़ तो ग्रैंडपा भी देख रहे होते हैं और उन्हें तो हारी पे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये देखा ना, झूठी लड़की है, दो लड़कों को एक साथ में डेट कर रही है। मीन के इसने मेरे पोते को चीट करने की कोशिश की है। ऑफिस में सभी उसके खिलाफ गॉसिप्स करने लगे थे। ये सुन के हारी को बहुत ही बैड फील होता है। अब यहाँ पे इसके जो कॉलीग्स होते हैं ना, उनसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। जो भी इसके बारे में बुरा बुरा बोल रहे थे फ़ौरन से जाके उसे खूब सारी बातें सुना देते हैं कि तुम लोग अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो। अब जो इतनी टैलेंटेड एंड अच्छी लड़की है उसके बारे में गॉसिप्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब देख के हारी को तो बहुत ही अच्छा लगता है एंड इवन के वो इमोशनल भी हो गई थी। फ़ौरन से आके इनके पास इनको हक कर लेती है कि आप तो मेरी पूरी फैमिली ही हो। हारी के घर पे हमें योंगजू को दिखाया जाता है। शुक्र है कि अभी इसके पेरेंट्स को ये सारी बात नहीं पता चली थी। और जैसे यहाँ पे कुछ लोगों को गॉसिप्स करते सुनती है ना, तो फ़ौरन से कह देती है कि आज यहाँ का सारा बिल मैं ही पे करूँगी। मीन के इसने उनकी बोलती बंद करवा ही दी थी, लेकिन इसी चक्कर में बेचारी का बहुत नुकसान भी हो जाता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो तेमू से उसका फ़ोन ले लिया गया था कि मीन के उसे पता ही ना चले कि आखिर आजकल हो क्या रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे छा उसकी हेल्प करने लगता है ना, तो ये सीन देख के एक नर्स को तो यही लगने लगा था कि जैसे कि ये दोनों गे हैं। बेचारे काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस होकर रह जाते हैं। योंगजू तो परेशान थी कि देखो तुम्हें बचाने के चक्कर में ना मुझे कितना ज़्यादा नुकसान हो गया। खैर फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरी हारी को जो भी बुरा कहेगा मैं तो उसकी हड्डियां पसलियां तक तोड़ दूंगी। आखिर को ये दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स जो थी, वो कभी भी अपनी फ्रेंड पे कोई भी आंच नहीं आने दे सकती थी। ये भी एक बहाने से किसी ना किसी तरह से उसे कॉल कर ही लेता है। हारी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस दोबारा करने के साथ साथ उसे शादी के लिए भी कहने ही लगा था, लेकिन अचानक ही यहाँ का नेटवर्क ख़राब हो जाता है। ये इसकी उससे बात हो ही नहीं पाती है। हारी से बात करके जैसे ही वापस आता है तो सामने से ग्रैंडपा इसका वेट कर रहे थे। वो तो इसे यूएस से भेजना चाहते थे, बट ये साफ मना कर देते हैं। यही कहने लगा था कि मुझे पता है कि हारी की वजह से ही आप ऐसा कर रहे हैं ना, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, वो भी हारी को छोड़ के। ये आपकी भूल ही होगी। ना तो जान गए थे कि ये दोनों वाकई में एक दूसरे से बहुत लव करते हैं। योंगजू से डैड मिलने के लिए आए थे, इवन कि उन्हें पता था कि ये तो छा से डेट कर रही है, इसलिए डिनर पे उसने इन दोनों को इन्वाइट कर लिया था। कंपनी में ग्रैंडपा ने फिर इसे बुलवा लिया था और यही कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने दो ऑप्शन रखता हूँ, या तो तुम अपना ट्रांसफ़र हमारी ही किसी ब्रांच में करवा लो, या फिर यहाँ से अभी के अभी रेजिग्नेशन लेटर दे के चली जाओ। ये सुन के वो बेचारी तो काफ़ी परेशान हो जाती है। अब आखिर ये बात कब तक तेमू से छुपी रह सकती थी। उसने नर्सों की गॉसिप्स सुन ली होती हैं, इसलिए आके ना छापे भी गुस्सा करने लग जाता है कि हारी के साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझसे ये बात बताई ही नहीं, मुझसे छुपा के रखी। मैं तो तुम्हें अपना फ्रेंड समझता था ना,
ना। पता नहीं इन दिनों में बेचारी हारी पे क्या गुजरी होगी, उसका कितना बड़ा स्कैंडल बन गया था। अब हारी को देखने के लिए फॉरेन से कंपनी पहुंचता है, बट आगे से ग्रैंडपा के थ्रू उसे पता चलता है कि इन्होंने तो हारी को यहाँ से रिजाइन करने का कह दिया। ये सुन के तो यहाँ पे तेमू बहुत ही अपसेट हो गया था और ग्रैंडपा पे भी थोड़ा बहुत गुस्सा कर लेता है कि आप टिपिकल सासों की तरह क्यों बन रहे हैं, हारी को आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। फिर हारी को देखने के लिए उसकी चिकन शॉप पे ही आ गया था, बट यहाँ पे तो वो होती ही नहीं है, इसलिए फिर उसके भाई हामिन को ही फॉरेन से साइड पे लेके जाता है। इधर हारी ने तो ग्रैंडपा को साफ कह दिया था कि मैंने आपकी कंपनी से रिज़ाइन नहीं करना है। अब यही सोच सोच के परेशान हो रही होती है कि पता नहीं ग्रैंडपा मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। ऐसे ही खामा में मैंने वो सारी बातें कर ली थी, अगर मुझे छोड़ना ही था तो मैं कंपनी छोड़ के चली ही क्यों ना जाती। इधर ये हामिद से फ़ोन लेता है कि एक्चुअली में मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है, ग्रैंडपा ने ले लिया है ना, तो मुझे हारी से बात करनी है, तो क्या तुम मुझे अपना फ़ोन उधार दे सकते हो। वो भी फ़ौरन से दे देता है। डैड के पास ये दोनों फिर रात को डिनर करने के लिए आ ही चुके होते हैं। यहाँ पे तो वो ऐसे फील करवा रहे थे कि जैसे कि उन्हें चाह बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और इवन के उन्हें तो इनके रिश्ते से कोई भी एतराज़ नहीं है। इसी खुशी के मारे चाह ने तो फिर जोंगजू को शादी के लिए प्रपोज ही कर दिया था और वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश लग रही होती है। इधर हारी को खंग तेमू कॉल करता है कि तुम इस वक्त कहाँ पे हो, मुझे अभी के अभी एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। सो नेक्स्ट वो उसे लेने के लिए भी पहुँच जाए होता है और यहाँ पे आते ही से हक कर लेता है। यही कहने लगा था कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें लेके कितना ज़्यादा फिक्रमंद हो गया था, ऐसे बिना बताए तुम यहाँ पे कैसे आ सकती हो। खैर नेक्स्ट वो उसे अपने घर ही लेके आ गया होता है। आज की रात तो हारी ने यही इसके साथ बिताने का ही डिसाइड कर लिया था। अब चाहे जो भी हो जाए, ग्रैंडपा माने या ना माने, इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये दोनों तो यहाँ पे इंटीमेट भी हो जाते हैं और अपने साथ बहुत ही अच्छा टाइम गुजारते हैं। अगले दिन इसके उठाने पे ही हारी उठ जाती है। ये उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है, सो इसलिए जल्दी से नीचे पहुँच जाना। हारी तो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी। इधर इन डैड की भी सच्चाई अब सामने आ ही गई होती है। वो छा का कहीं से नंबर लेके उसे कॉल करते हैं कि तुम ना मेरी बेटी से ब्रेकअप कर लो। ये तो यहाँ पे योंगजू ने भी सुन लिया था। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि आखिर डैड मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमेशा से ही उन्हें बस अपने पैसों की ही पड़ी होती है, मेरी कभी भी उन्होंने चिंता नहीं की है। कंग तेमू जैसे ही हारी को ड्रॉप करने के लिए आता है, ये सीन तो मॉम डैड भी देख लेते हैं। मॉम तो गुस्सा करते हुए हारी के पास आती है कि क्या तुम इसके साथ रिलेशनशिप में हो, हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया। अब हारी को बचाने के चक्कर में बेचारा तेमू भी इनसे मार ही खा बैठता है। खैर अब सब कुछ इनके सामने आ ही चुका था, तो इसलिए प्रॉपर वो हारी का इनसे हाथ मांगने लगा था एंड ये भी बता देता है कि मैं इसी की कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ। अब इतने हैंडसम एंड रिच दामाद को वो ऐसे कैसे जाने दे सकते थे। फॉरेन से इनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हाँ थोड़ी सी फिक्र तो थी कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स हारी को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये भी कह देता है कि डोंट वरी, वो ज़रूर करेंगे। डैड ने तो यहाँ पे उन्हें अपनी बेटी का ख्याल रखने का ही कह दिया था कि तुम हमेशा ही उसे सपोर्ट करना। ये भी कह देता है कि डोंट वरी एंड उनसे इस बात के लिए उसने प्रॉमिस भी कर लिया था। अब तो कंपनी में सबको ही पता चल चुका था कि हारी और प्रेसिडेंट कंग तेमू एक दूसरे से रिलेशनशिप में है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इधर मिनवू ने इसे मिलने के लिए बुलाया था। यही कहता है कि यूरा ने जो तुम्हारे साथ किया था ना, वो बहुत ही बुरा था। उसने ही मुझे भेजा था कि मैं तुमसे अपोलोजाइज़ करूं, और हाँ मेरा तो उससे ब्रेकअप हो चुका है और साथ ही साथ मैं कुछ दिनों के लिए यूएस से जा रहा हूँ। फिर जब मैं वापस आऊँगा ना तो ज़रूर तुमसे मिलूँगा। अब यहाँ पर दोबारा से इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई होती है। ये उसे कहता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे भुला देना और हमें माफ़ भी कर देना। वो तो अभी भी इनसे नाराज़ नहीं होती। जो होना था वो तो हो गया। योंगसू भी अब अपने डैड के पास पहुंच आई थी और अपना रेजिग्नेशन लेटर उन्हें थमा देती है कि आपको सबसे ज़्यादा अपनी दौलत की ही पड़ी है ना, ये नहीं कि अपनी बेटी की खुशी में खुशी हो जाते। इसलिए यही बेहतर होगा कि आज से हम दोनों अपने अपने रास्ते अलग कर ले। मॉम भी इसी वजह से ही आपको छोड़ के गई थी ना। इतना भी इंसान को दौलत में लालची नहीं होना चाहिए। उन्हें काफ़ी सारी बातें सुनाने के बाद वो तो फिर गुस्सा करती हुई उनसे हमेशा हमेशा के लिए अपना रिश्ता ख़त्म करके वहाँ से चली जाती है। इधर तेमू जैसे ही इसे मिलने के लिए आता है तो ये बेचारी परेशान, हालांकि वो कंपनी में तो इसका बॉस ही बन के आया था ना, लेकिन फिर भी इसे फिक्र हो रही होती है कि कहीं अगर कोई हमें देख ना ले और फिर ऐसे ही खामा में फिर से गॉसिप्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। अचानक इसे कॉल आ जाती है कि इसके ग्रैंडपा की बहुत ही तबीयत ख़राब हो गई है, लेकिन वो अगला पर्सन ना फ़ोन बंद करना भूल गया था, जिसकी वजह से इसे पता चल जाता है कि
कि ग्रैंडपा फिर से अपने इल होने का नाटक कर रहे हैं। फिर भी हारी उनसे मिलने के लिए आ गई थी कि इनके साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करूंगी ना, तो हो सकता है कि इस तरह ग्रैंडपा को मुझसे कोई भी एतराज़ नहीं रहेगा। इधर आज इसका बर्थडे था तो इसलिए चा खुद अपने हाथों से इसके लिए डिनर बनाता है। ये देख के वो तो थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है। ये भी बताने लगी थी कि मैंने अपने डैड से रिश्ता ख़त्म तो कर लिया, लेकिन इस बात का मुझे अब अफसोस हो रहा है। खैर वो अब क्या कर सकती थी, डैड के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। हमेशा उन्होंने अपनी बेटी से ज़्यादा पैसों को ही तरजीह दी थी। इसने तो अब फिर अपनी कोई कंपनी स्टार्ट करने का ही फैसला कर लिया था। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे चा ही कर देता है। ये देख के ना तो योंगसू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड देन उसे थैंक यू ही बोलने लगी थी। हारी जितना तो ख्याल ग्रैंडपा का रख रही होती है ना, तो इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। इवन कि उसके साथ काफ़ी घुल मिल भी गए थे। अब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो अभी भी हारी से थोड़ा रूड भी बात करने लग जाते हैं कि जैसे कि वाकई में अभी भी वो हारी से नाराज़ ही है। ये इस बात से काफ़ी अपसेट होती है और तेमू से कहती है कि आखिर ग्रैंडपा कब मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाएंगे। ये कह देता है कि डोंट वरी, ग्रैंडपा अब ऐसे भी नहीं है, वो बहुत जल्द तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, बस थोड़ा सा उन्हें और टाइम दे दो। आज अचानक ही डॉक्टर के थ्रू इन्हें पता चलता है कि ग्रैंडपा जो कि यहाँ पे बीमारी का बहाना करके आए थे, वो तो सीरियसली इल है और उनका ऑपरेशन करने का भी डॉक्टर ने कह दिया था। ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैंडपा के पास आके उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये देख के वो तो बहुत ही खुश थे। खैर अब तेमू ने ना उनका इलाज करवाने के लिए उन्हें अब्रॉड ले जाने का ही फैसला कर लिया था। उसके बाद हारी के पास आता है और यही कहने लगा था कि मैं ग्रैंडपा को लेके कहीं जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? यूँ करो अपना ट्रांसफ़र करवा लो, तुम भी हमारे साथ ही चल जाना, हम दोनों साथ में रहेंगे। वो उसे छोड़ के नहीं जाना चाहता था, बट ये कह देती है कि डोंट वरी, तुम ग्रैंडपा का ही ख्याल रखो, मैं तुम्हारे बगैर रह लूँगी और तुम्हारे यहाँ आने का वेट करूँगी। ये सुन के यहाँ पे वो तो इसे हक कर लेता है। इसी के साथ ही हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। चा और योंगसू दोनों ही एक परफेक्ट कपल बन चुके थे, साथ में बहुत ही खुश लग रहे होते हैं। अभी तक तेमू तो अब्रॉड से वापस ही नहीं आया था। हाँ, इसे खबर देता रहता है कि ग्रैंडपा की कंडीशन काफ़ी बेहतर है। हारी को तो बस उसके आने का ही वेट था। अगले दिन जैसे ही उठती है ना, तो तभी एक न्यूज़ पे देखती है कि कंग तेमू एक और लड़की को डेट कर रहा है। ये देख के इसे तो बहुत जेलसी होती है और फ़ौरन से उसके पास अब्रॉड ही जाने लगी थी। वो तो अचानक आके इसे सरप्राइज़ दे देता है। ये उसे देख के खुश हो जाती है और फिर इसके पूछने पे वो इसे कंफर्म करता है कि वो तो जस्ट रूमर्स थे और कोई बात नहीं थी। मैं भला तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। वो तो डायरेक्टली अब इसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और ब्यूटीफुल सी रिंग पहनाने के साथ साथ ये भी बताने लगा था कि ग्रैंडपा को अब हमारे रिश्ते से कोई भी एतराज़ नहीं है। नेक्स्ट वीक वो जब वापस आ जाएंगे ना, तो फिर हम ऑफिशियली शादी कर लेंगे। ये सुन के हारी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि क्या सच में। चलो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद ये दो प्यार करने वाले एक हो ही चुके होते हैं। एंड देन इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वाचिंग। सो गाइज, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना।